अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। नाजिया मलिक आपके साथ और आज हम मौजूद है इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। टॉपिक हम लेकर आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस हिसाब से भी कि पूरा पाकिस्तान ही इस चीज़ में इन्वॉल्व है, दैट इज़ माशरे में मायूसी की। क्योंकि हर कोई ये सोच रहा होता है, मेजॉरिटी लोग ये सोच रहे होते हैं कि हर जगह पर मायूसी है और मायूस हो भी जाते हैं। बहुत से एस्पेक्ट्स आएंगे, बहुत से इस वक्त जो है आप देखिएगा पॉइंट उभरेंगे इसी हवाले से। तो सबसे पहले मैं आज के गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाती हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर इमरान, जो माइंड साइंसेज के स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आवर शो। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर सोया आफ्ताब, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फजीला मुगल, पीएचडी फेलो, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और मेरे साथ इस वक्त इंस्टीट्यूट से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिनसे हम सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग। और हम स्टार्ट लेंगे शो का। और सबसे पहले हम बात जो करेंगे आज के टॉपिक के हवाले से कि माशरे में मायूसी क्यों। तो मायूसी का जब लफ्ज़ आता है तो सब जानना चाहेंगे कि मायूसी है क्या। तो मैं आप सबसे पहले पूछूंगी, मायूसी क्या है? सबसे पहले ये इंतहाई मुसर्रत वक्त है कि हम एक इंतहाई बावकार इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी कराची यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में मौजूद हैं। और मेरे ख्याल बहुत सही फोरम है कि जो हम बात करेंगे वो आम लोगों तक मैसेज इसलिए पहुँचेगा कि हम एक किसी क्रेडिबल जगह पर बैठे हुए हैं और हम एक सोल्यूशन बेस्ड बात कर रहे हैं। आपने पूछा कि जी मायूसी, बेसिकली मायूसी क्या है, जो आपके बारे इशारा था। आपने अपने इंट्रो के अंदर कहा कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा मायूसी है। मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ पाकिस्तान में ज़्यादा मायूसी नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मायूसी है। लेवल डिफरेंट है, लेवल डिफरेंट है। इंसान जब भी अपनी बेबसी का मुजाहरा करता है, यानी जो वो करना चाहता है और उससे नहीं हो पाता, वो कहता है मैं मायूस हो गया। मैं ये करना चाहता था, मुझसे हुआ नहीं, इसलिए मैं मायूस हो गया। या मैं जो चाहता था, अब ये बड़ा जनरल वर्ड है, जो मैं चाहता था। ज़्यादातर इस वक्त दुनिया के अंदर लोगों को यही नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। यानी एक लिविंग लाइफ विदाउट पर्पस, एक्शन विदाउट डायरेक्शन, अमल कर रहे हैं जिसका कोई हदफ नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, ये भी मालूम नहीं है कि इससे हासिल क्या होगा। उसके बाद फिर बेबसी जो है वो तारी होती है। मैं करना चाहता था, एक जेन्युइन रीज़न से कोई आदमी कुछ करना चाहता है, लेकिन उसकी इन्वायरमेंट, उसका माशरा उसको इजाज़त नहीं दे रहा उस बात की। वो मायूस हो गया कि यार अब मैं करना चाहता था लेकिन मैं मायूस हो गया। क्या उसने अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल कर ली? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। वो ये समझता है कि मैंने सब कुछ कर लिया। इसका मतलब यहाँ पर दो पॉइंट्स आते हैं। एक आता है कि इंसान जो है शुक्र अदा नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ यहाँ पर यह आ रहा है कि जब वो मायूस हो रहा तो दैट मीन्स कि वो अपनी सोच से जो है वो चलाना चाहता है चीज़ों को। अच्छा, हम थोड़ा सा डॉक्टर सोबे से मालूम करेंगे मायूसी के बारे में फर्दर आगे। इसको मैं थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक मायूसी हमारी एक ऐसी कैफियत होती है कि जिसमें इंसान ये मान लेता है कि उसके जो हालात ज़िंदगी हैं वो कभी बेहतर नहीं हो सकते, उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ सकता, उसे कभी कोई कामयाबी नहीं मिल सकती, और जो अभी उसके हालात ज़िंदगी हैं बस दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ, ठीक है, और अब इसके आगे कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो ये बेसिकली ये कैफियत कि चाहे वो कुछ भी कर ले, कुछ भी सही नहीं हो सकता, और ये वो मेन चीज़ है कि जो उसको होपलेस करती है। ये बिल्कुल उस कैफियत में जो है यहाँ पर जो आपने पॉइंट रेज किया उसमें यह आ रहा है कि इंसान अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा। जी बिल्कुल, वो कहीं से कमज़ोर है। कमज़ोर है। अच्छा, फिर ये कमज़ोरी क्यों आती है? क्या माइंड के अंदर क्या ऐसी बात होती है जो इंसान कमज़ोर फील करने लग जाता है? देखिए, उस कमज़ोरी के जो पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला तो उसमें यह है कि नेगेटिव थिंकिंग आपकी, ठीक है, आपने सोच लिया कि लाइक अभी जो करंट सिनेरियो है या करंट सिचुएशन में अंदर आपको जो फेलियर का सामना करना पड़ा है, उस फेलियर की जो भी वजह है, ठीक है, वो फ्यूचर में भी ऐसे परसिस्ट करेगी, ठीक है, वो हर सिचुएशन में, लाइक सिर्फ इस सिचुएशन में नहीं, हर सिमिलर सिचुएशन या डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर उसे ये नाकामी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। एक ये होता है। दूसरा, आपकी अपने ऊपर एक एहसास कमतरी या फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी करते हैं कि आपको अपनी एक एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, आप कुछ भी सही नहीं कर सकते, अपनी जो आपकी एबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता आपको। हर इंसान के अंदर एबिलिटी हर इंसान के अंदर देखिए एबिलिटीज़ हैं। अब अगर इंसान करता क्या है, वो सोशल कंपैरिजन में आता है। लाइक कंपेयर आप उन लोगों के साथ करें कि जो आपके जैसे लोग हैं, आप अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करते हैं जो आपसे बढ़ के हैं,
इसमें भी बुराई नहीं है कि अगर जो आपसे बढ़ के हैं आप उनसे अपने आप को कंपेयर करें, लेकिन आप ये देखें कि वो उस कामयाबी तक कैसे पहुंचे। अच्छा, मायूसी जहाँ पे बात की जा रही कि हर जगह पे मायूसी लोग कहते हैं, लेकिन मायूसी की भी इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हर एक की अपनी अपनी तरह की सोच होती है। जो शहर में रहता है, शहरी इलाकों में, वो अलग तरह से मायूस हैं, जो गांव के इलाकों में वो अलग तरह से मायूस हैं। ये नहीं कह सकते कि किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत खुश है। कहीं हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो गांव में रहते हैं, जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ भी नहीं है, पर वो बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशंस आती हैं डिफरेंट लोगों की, तो ये क्या अपनी पर्सनैलिटी की वजह से इनके साथ ये प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर ये कि वो माशरे में हालात की वजह से आते हैं? देखो, किसी भी सिचुएशन के अंदर हमेशा एक दो पर्सपेक्टिव होंगे। कोई भी सिचुएशन में दो पर्सपेक्टिव होंगे जब इंसान अपने आप को एवेल्युएट करेगा। या तो वो उस सिचुएशन का शिकार है या उसकी वजह है। यानी जो भी मेरे हालात हैं जो मुझसे नहीं संभल पा रहे, मैं अगर अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पा रहा, मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहा, मैं नौकरी हासिल नहीं कर पा रहा, मैं कारोबार नहीं कर पा रहा, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा, जो भी मैं नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से मैं मायूस हूँ, इसकी दो मतलब वजूहात हैं या दो पर्सपेक्टिव है या दो नुक्ते नज़र है। एक ये है कि जी मैं इसकी वजह हूँ, और एक ये है कि मैं इसका शिकार हूँ। अगर एक आदमी उस लेवल के ऊपर है कि जी मैं इसका शिकार हूँ, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा कि मैं गरीब हूँ, मैं इसलिए नहीं कर पाता कि मेरे माँ बाप ने कभी कुछ नहीं किया, मैं इसलिए नहीं कर पाता हूँ कि यहाँ पुलिस निज़ाम सही नहीं है, या हुकूमत सही नहीं है, ट्रैफिक सही नहीं है, पॉलिटिशियन सही नहीं है। यानी वो जब तक लोगों को ब्लेम करता रहेगा अपनी इस वजूहात की वजह से, जब तक वो क्या कहेगा कि जी मैं विक्टिम हूँ, मैं शिकार हूँ, वो कभी भी उस मायूसी से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसकी तब्दीली के अनासिर उसके अपने हाथ में नहीं है। जब बैरूनी जो अवामिल तब्दील होंगे तब मैं तब्दील होऊंगा। हाँ। तब्दीली एक वो शख्स है जो ये कहता है कि जी जो भी मेरे आसपास हो रहा है इसका मैं जिम्मेदार हूँ, जो भी मेरे आसपास हो रहा है इसका मैं जिम्मेदार हूँ। जब वो अपने आप को इसका जिम्मेदार समझेगा तो फिर वो अपने वो तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा, अपने वो तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करेगा। अल्लमल इंसान मालम यालम, पहली वही की 5वीं आयत वाला ने कह दिया था कि मैंने सिखा दिया इंसान को तमाम वो उलूम जो वो नहीं जानता था। उसे ये नहीं कहा था कि मैंने पाकिस्तान वालों को समझाया था और अरब वालों को नहीं समझाया था, लंदन वालों को ज़्यादा समझाया था। मैंने सिखा दिए थे तमाम वो उलूम जो इंसान नहीं जानता था, तमाम इंसान नहीं जानता था। तो तमाम वो उलूम मैंने आदम को सिखा के भेजे थे। जो उसको प्रैक्टिस करेगा वो सक्सेसफुल होगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो सक्सेसफुल नहीं होगा। जब वो प्रैक्टिस नहीं करता तो वो शिकार समझता है अपने आप को और अपनी जिम्मेदारी लोगों के ऊपर डालना चाहता है। अच्छा, ये तो चीज़ एक कॉमन इंसान में भी है, मतलब कॉमनली ये चीज़ देखी जा रही है कि कोई गलती एक से हो जाए तो कभी भी ये नहीं कहता मेरी गलती, कहेगा वो ये हो गया था, फलाना हो गया था, इसकी वजह से जो गलती हो गई। मतलब ब्लेम गेम्स होते हैं। यहाँ पर क्या उस इंसान की कमज़ोरी है जो दूसरों पर ब्लेम डालता है? क्या इंसान वो कमज़ोर है, या उसका क्या माइंड में उसके क्या होता है कि वो ये सारी जो है चीज़ें कर रहा होता है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बड़ी वाज़ेह हिदायत जो है वो भेजी कि सूरह असर जो है जो हमारे नमाज में पढ़ते हैं, आई विश कि हम जब पढ़ते हैं उसका हमें तर्जुमा भी जो है वो समझते पढ़ते थे, आना जो है वो उसे वाज़ेह तौर पे स्टार्ट ही किया कि ज़माने की कसम इंसान खसारे में है। ज़माने की कसम इंसान खसारे में है। जैसे हम लोग इस वक्त खसारे में है ना, होपलेसनेस की बात कर रहे हैं, मायूसी की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया उसकी बात कर रही है। अल्लाह ताला ने राम से कहता है कि ज़माने की कसम, टाइम के ऊपर, यानी हर टाइम के ऊपर आप इसे अप्लाई करके देख लीजिएगा कि कौन लोग हैं जो खसारे के अंदर होंगे। जब ज़माना कह दिया तो इसका मतलब जब से दुनिया बनी और जब तक दुनिया रहेगी हर वो ज़माने के ऊपर वो एप्लीकेबल जो होगा। इसीलिए कुरान पाक जो कहते हैं कि जी रहती दुनिया तक जो है वो राह हिदायत है, वो इसलिए राह हिदायत है कि वो प्रिंसिपल्स जो बताता है वो हर ज़माने के ऊपर अप्लाई होते हैं। वो क्या कहता है, ज़माने की कसम इंसान खसारे में, सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह के ऊपर ईमान लेके आए, जिन्होंने अमल सौले किए, जो हक बात की तलकीन करते हैं और सब्र की तलकीन करते हैं और सब्र करते हैं। 4 क्राइटेरिया उसने बड़े सिंपल बता दिए। आप ईमान लेके आइए, ईमान की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इज नॉट कंप्लीट ईमान। एग्जैक्टली। अमल सौले जो है, जो गुड डीड्स हैं, जो एक्शंस हैं, इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन है। मैंने अगर किसी के साथ ज्यादती कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे अपने घर का शख्स हो, चाहे मैं खुद हूँ, मैं अपने आप को बुरा नहीं कह सकता, मैं अपने आप को बस जुल्म नहीं कर सकता, मैं खुदकुशी नहीं कर सकता। मेरे अपने ऊपर भी इतने ही हुकूक हैं, मेरे अमल सौले के अंदर मैं खुद भी जो है वो शामिल हूँ। अगर जो गुड डीड्स हैं आपके, हक बात करना, हम लोग कितनी दफ़ा अपना हक मुझको चाहिए चाहे किसी के साथ ज़्यादती हो जाए, अपना हक मुझको चाहिए चाहे किसी के साथ जो है वो ज़्यादती हो जाए। फिर सब्र,
वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, इस कॉन्टेंटेड होने के लिए तैयार हूँ। ये 4 क्राइटेरिया अल्लाह ताला ने बड़े सिंपल भेज दिए कि जो इस 4 क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये वो लोग हैं जिनको ना गम होगा ना इनको खौफ होगा, ना इनको एक्सटर्नल फियर है ना इनको इंटरनल डिप्रेशन है, ये मायूस लोग नहीं हो सकते। अच्छा, इसी पे मुझे एक और सवाल भी आ रहा है कि जब कहा यह जाता है कि अल्लाह ताला की मर्जी से, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होती हैं जहाँ पर कुदरत की मर्जी होती है, बिल्कुल, तो वो जो है वो तो इससे रिलेट नहीं होगा ना। फिर देखिए बिल्कुल रिलेट होगा। मैं आपको बताया तो कि क्यों रिलेट होगा। हमें पहले बात यह है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें अपना पर्पस पता होना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मैं इस दुनिया में आया क्यों, फिर ये मैं इस दुनिया में ठहरने वाला कितनी देर हूँ, क्या यही मेरी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है या मुझे कहीं और भी जाना है। डू वी हैव अ बिलीव दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, क्या मेरे तमाम जो डीड्स हैं वो इसी दुनिया के अंदर होने हैं या इसके आगे भी मेरी कोई दुनिया है जहाँ मुझे जाना है। इस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो एग्जाम मैं दे रहा हूँ इसका रिजल्ट मुझे इसी दुनिया में मिलना है या मुझे इस दुनिया के बाद भी मिलना है। तो अगर मुझे वो आजमाइश से गुजरना है, क्योंकि अल्लाह ताला तो वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहता है कि मैं तुमको आजमाऊंगा, मैं तुमको आजमाऊंगा, माल दे के, माल लेके, औलाद दे के, औलाद लेके, राइट। वो तो कह रहा है कि मैं आपको आजमाऊंगा। उसने तो आपको ओपन पहले ही बता दिया, आपको इस दुनिया के अंदर भेजा, एक क्वेश्चन पेपर भी साथ दिया। हाँ। ये ओपन क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर का रिजल्ट आएगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, यहाँ पास होगे यहाँ फेल होगे, कुछ मैं आपको वहीं पे दूंगा, इससे ज्यादा मैं आपको वहां दूंगा। जब इंसान वहां की भूल जाता है और इस क्वेश्चन पेपर को भी भूल जाता है, अपने पर्पस को भी भूल जाता है, उसके बाद वो सिवाय मैंने आपको कहा ये भी भूल जाता है कि सारी जिंदगी यहाँ नहीं रहना। एग्जैक्टली, तब ये सारी परेशानियां जो है वो शुरू होती हैं कि वो उस आजमाइश को जो है वो अपने लिए रहमत नहीं समझता। वो लोग कामयाब हैं जो सब्र और शुक्र दोनों जो है वो करते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि यहाँ पर जो है जो पूरी इस वक्त कन्वर्सेशन चली है उसमें ये भी एक चीज़ आ रही है कि तकलीफ देना किसी को, मतलब दूसरे को एक तो ब्लेम भी करे और ब्लेम जहाँ पर आ रहा है वहाँ पे तकलीफ भी आ रही है। बहुत से ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिससे जो है बहुत सी चीज़ों को तब्दील किया जा सकता है अगर इंसान अपने आप को ही बदल दे। ऐसा करते हैं, यहीं पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे अपने टॉपिक पर। हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड दैट इज़ मायूसी माशरे में क्यों है, किस वजह से है। इसकी वजूहात तो बहुत सारी अभी हमने जानी है, लेकिन और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। और आज हम मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। मेरे साथ बहुत सारे इस वक्त स्टूडेंट्स भी, हम स्टूडेंट्स की तरफ भी इस वक्त आएंगे, लेकिन पहले मैं इसी टॉपिक के हवाले से थोड़ा यूथ के बारे में जानती हूँ और डॉक्टर फजीला हमें जो है बताएंगी। तो आप बताइएगा कि बेसिकली यूथ इस हवाले से क्या कहती है, क्या सोचती है, क्या वो मायूस है इस वक्त? एक्चुअली होता है ऐसा कि स्टूडेंट्स के साथ भी एक कॉमन ही फैक्टर है कि हम जनरलाइज़ करते हैं यूजुअली, कि जैसे अगर कोई छोटा फेलियर है तो हम उसको जनरलाइज़ करते हैं कि शायद हमारे पास एबिलिटी नहीं है, छोटा फेलियर आया शायद हम आगे भी ये काम सारे नहीं कर सकेंगे। दूसरा फैक्टर शायद ये भी होता है कि मॉडलिंग भी बहुत मैटर करती है कि अगर पेरेंट्स को बच्चे देखते हैं कि वो जल्दी मायूस हो जाते हैं, खुदा पे भरोसा नहीं करते, अल्लाह पे भरोसा नहीं करते, जल्दी मायूस होते हैं, अपने फेलियर्स या अपनी इनएडिक्वेसीज़ की वजह प्रोजेक्ट करते हैं बाहर लोगों पर, तो बच्चे ये चीज़ लर्न करते हैं, पेरेंट्स से लर्न करते हैं कि वो भी जल्दी मायूस हो जाते हैं। और फिर जैसे मैंने कहा कि छोटे फेलियर्स को जनरलाइज करते हैं। कोई हालात ख़राब हैं तो शायद मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर पाऊँगी, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगी, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, तो वो जो एंजाइटी बिल्टअप होती है वो मायूसी फिर जगह बनाने लगती है। एंजाइटी बढ़कर क्या ऐसा भी होता है कि कभी झूठ में भी तब्दील हो जाती है कि वो एक दिन सच हुआ सब और अगले दिन वो झूठ की वजह से वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं? झूठ, हाँ ऐसा हो सकता है कि अपना, जैसे डॉक्टर सोबिया ने भी कहा कि फेस सेफ करने के लिए ये ईजियर एक्सप्लेनेशन है कि मेरे इनएडिक्वेसीज की वजह, मेरी नाकामी की वजह एनवायरनमेंट में है, तो ये ईजियर एक्सप्लेनेशन है। इससे मुझे मेरे मुताबिक ब्लेम हुआ ना, चाहे एनवायरनमेंट को ब्लेम कर दिया, ब्लेम कर दिया, हाँ, इससे मुझे मेरे मुताबिक बुरा कम महसूस होगा क्योंकि हाँ। मेरे फेलियर्स की वजह तो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के हालात ख़राब थे, टीचर्स ने मार्क्स नहीं दिए, मैं अटेंडेंस मेरी शॉर्ट हो गई, मैं कैसे एग्जाम में अपेयर फेवर दे रहे हैं किसी और को,
टीचर्स फेवर ज्यादा देती हैं स्टूडेंट को, मतलब बहुत सी चीजें ज़्यादा करते हैं। एग्जैक्टली। तो उससे फिर ये सेफर एक्सप्लेनेशन है, मुझे अपने मुतालिक बुरा नहीं फील होगा। हाँ। मेरी फेलियर्स की तो वजह बाहर है, एनवायरनमेंट में है। अच्छा, ऐसे लोग क्या सुपीरियोरिटी का शिकार होते हैं, इन्फीरियोरिटी का शिकार होते हैं? जो भी, मतलब आप सबसे सवाल है मेरा कि जो भी ऐसे लोग हो, चाहे वो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगेन दे आर ब्लेमिंग ऑन अदर्स, क्योंकि खुद नहीं कर पा रहे, वो दूसरों पे ब्लेम कर रहे हैं। चाहे वो घर में खातून है, वो अच्छा खाना नहीं पका पा रही हैं, अगेन वो किसी और बात को ब्लेम करेंगे कि मेरे 4 बच्चे मैं नहीं संभाल सकती, मैं खाना नहीं पका सकती, इसलिए ख़राब खाना ही पक रहा है। कुछ भी ऐसी बात आ सकती है। तो क्या ये इन्फीरियोरिटीज़ का शिकार होता है या ये सुपीरियोरिटीज़ होते हैं? देखिए, बाज़ औक़ात सिचुएशन रियल भी होती है, हमें असेसमेंट करनी पड़ती है कि लाइक क्या, यानी बेहतर ये होता है कि बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि जो इंटरनली आप ब्लेम करते हैं, जो भी फेलियर्स हैं या आपकी जो इनएडिक्वेसीज़ हैं, अगर आप कहते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और अगर ये कहते हैं कि तो स्टेबल हमेशा ऐसे ही रहेंगी और हर सिचुएशन में ऐसा होगा, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा होपलेस करती है कॉम्पेयर टू अगर आप ये कहते हैं कि हाँ, हालात की वजह से या सिचुएशन की वजह से मैं नहीं कर पाई, हो सकता है आगे ये ऐसा ना हो, स्पेसिफिक इस सिचुएशन में था, तो इंसान होपलेस नहीं होता। लेकिन हमेशा एनवायरनमेंट को ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाज़ औक़ात ये कि आपकी अपनी टाइम मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन खातून की जैसे आपने एग्जांपल कोट किया, खाना इसलिए नहीं पका पाई कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, बच्चे जो हैं तंग करते हैं, 4 बच्चे हैं, उनको लुक आफ्टर करना पड़ता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं अपनी टाइम मैनेजमेंट जो है वो पुअर होती है ना। अब कर सकता है क्योंकि कई ऐसी खवातीन कर भी रही होती हैं, कुछ कर भी रही होती हैं, कुछ नहीं भी कर रही होती है, कुछ के पास वाकई टाइम नहीं होता है। लाइक वो इतना ओवरबर्डन्ड होती हैं कि जहाँ उनको, जो स्पेशली जो वर्किंग खवातीन होती हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, शायद उनको बुरा भी लग रहा होगा इस वक्त कि मैं उनके बारे में कह रही हूँ, लेकिन स्पेशली जो वर्किंग खवातीन होती हैं कि जब उन्हें ऑफिस से आ रही हैं, आके उन्हें फिर बच्चों को भी पढ़ाना है, खाना भी बनाना है, फिर दूसरे दिन बच्चों के यूनिफॉर्म भी तैयार करने हैं, उनके लंच भी तैयार करने हैं, ये सब चीज़ें करनी होती हैं, तो ज़्यादा ओवरबर्डन्ड होती हैं, तो वो ब्लेम करती हैं, तो वो तो चले एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो हाउस वाइफ जो सुबह से लेकर शाम तक घर में हैं, उनके पास काफ़ी टाइम भी होता है। और आजकल तो पाकिस्तान में आप देख लीजिए, हर ही मेरे हाल से घर के अंदर, चाहे वो लो सोशो इकोनॉमिक उसका है या मिडिल का है, अपर का, सबके यहाँ मेड्स मौजूद हैं, तो आपने असिस्टेंस के लिए भी कोई ना कोई रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद भी अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप ब्लेम कर रहे हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकते हैं। जो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो डोमेस्टिक भी हो सकती हैं, और जो है आपके जो बाहर खवातीन काम कर रही हैं, मर्द हज़रात काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी आ सकती हैं। मायूसी बेसिकली आपने जाना ही होगा कि है क्या। अब आप लोगों से भी थोड़ा सा अगर 1-2 कोई बताना चाहे कोई मायूसी के बारे में कि वो क्या समझते हैं, मायूसी क्या है। जी, आप कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुंदर सुहेल, MS इंटर्नी हूँ इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। अच्छा, यहाँ हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर सोबिया, मिस फजीला, और बहुत अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है हमें यहाँ होपलेसनेस से रिलेटेड कि हमारे माशरे में इतनी मायूसी क्यों है। अगर मायूसी की बात करें हम, तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो लीड करते हैं मायूसी को या होपलेसनेस को हमारी सोसाइटी में और वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ एक्सपेक्टेशंस। अगर हम एक्सपेक्टेशंस दूसरों से जो हम रखते हैं, दूसरे लोगों से रखते हैं, डिपेंड करते हैं उनको, एज़ कम्पेयर कि अगर हम अपने पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर एक यानी खुद एतमादी रखें, तो हमें, और अगर वो फुलफिल नहीं होती हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस, तो हम एक मायूसी की कैफियत में जाते हैं। बहुत अच्छी आपने बात की है कि ये जो बेसिकली ये कि हम डिपेंडेंट दूसरों पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चाहे आप देख लें किसी भी आप एरिया में ले लें, वहाँ पर ये कि बच्चे हैं तो डिपेंडेंट, बीवी है तो डिपेंडेंट, मतलब बहुत सी चीज़ों में आ जाता है। इवन जो काम कर रहे हैं वो भी डिपेंडेंट, तो ये एक थोड़ा सा जो है ये प्रॉब्लम भी आता है बीच में। तो लेकिन ऐसे सवाल जो है, थैंक यू सो मच। सवाल ये है कि हम इस दुनिया के अंदर आए हैं, हमारी दुनिया में रहने का कोई क्या मकसद है, ये पहला सवाल इंसान को अपने आप से पूछना है। दूसरा सवाल उसको ये पूछना है कि मैं इस दुनिया में रहता हूँ बहैसियत इंसान, तो मैं क्या किसी का जवाबदेह हूँ? एम आई आंसरेबल टू एनीबडी? अगर मैं किसी का जवाबदेह हूँ तो फिर डेफिनेटली मुझे उस जवाब करने वाले के ताबे रहना पड़ेगा, राइट। हमें तो दीन ने बड़ा वाज़ेह तौर पे सिखाया था कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को जवाब देना था। डॉक्टर सोबिया ने जो है ये बात कही थी इस पर कि जी बाज़ दफ़ा रियलिटी भी होती है और हम परसिस्ट करते हैं। मुझे जवाब किसको देना है? अगर मुझे जवाब अल्लाह ताला को देना है तो फिर मेरी बीवी गलत बात कहेगी, मैं रोकूंगा। मेरा बॉस गलत बात कहेगा, मैं रोकूंगा। मेरा टीचर गलत बात कहेगा, मैं रोकूंगा, क्योंकि मैं उस टीचर का जवाबदेह नहीं हूँ। मैं बेसिकली सबसे पहली प्रायोरिटी के ऊपर अल्लाह ताला का जवाबदेह हूँ। इसीलिए आप जो है वालिदैन की जो है वो खिदमत उरूज के ऊपर है, यानी अगर काफिर भी हैं तो भी आप उनको जो है वो
ईजा नहीं पहुंचा सकते। अगर वो काफिर भी हैं तो भी आप उनसे बुलंद आवाज में बात नहीं कर सकते, आप उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, लेकिन हक के खिलाफ उनकी बात नहीं मान सकते। माँ जो है उसके कदमों तले जन्नत है, ये अल्लाह ताला ने बिल्कुल सही कहा कि माँ का रुतबा वो है कि उसके कदमों तले जन्नत है। क्या हर माँ के कदमों तले जन्नत है? क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत सलाम की बीवी जो जहन्नम है उसके कदमों तले भी जन्नत है? ऐसा नहीं है। जब आप हक पे होंगे, मैंने कहा ना कि हम जो क्राइटेरिया चाह रहे हैं उसमें एक हक है, जो हक के ऊपर जो है वो कायम रहेगा, वो किसी भी हाल में ये नहीं कहेगा कि जी क्योंकि सिस्टम ऐसा चल रहा है और मैं आइसोलेटेड हो जाऊंगा क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन इसके ऊपर है, मैं अगर ये बात नहीं कहूँगा तो मुझे ग्रेड नहीं मिलेगा, मैं पास नहीं होंगी, मैं पास आउट नहीं होंगी, मुझे नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी, मेरी PhD क्लियर नहीं होगी। तो अब जो टीचर कह रही है मैं इसकी बात मान लूँ क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन अब उसके साथ है। ऐसा करते हैं हम बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक के बाद डॉक्टर सोबिया से और फजीला से भी हम इसी टॉपिक पे और डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज हम बात करेंगे माशरे में मायूसी क्यों। अभी ब्रेक से पहले डॉक्टर इमरान ने कुछ अपना इनपुट भी दिया था, लेकिन साथ ही मैं चाहूँगी कि डॉक्टर सोबिया और फजीला आप लोग भी अपने अपने इनपुट्स दें। मैं डॉक्टर इमरान की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी। जैसे सुंदस ने कहा डिपेंडेंसी लोगों पे होती है, तो जैसे हमारा दीन कहता है कि डिपेंडेंसी बंदों पे अगर होगी तो मायूसी होगी। डिपेंडेंसी खुदा पे होनी चाहिए, अल्लाह पे होनी चाहिए। मेरे मामलात के ज़िम्मेदार अल्लाह है। अगर अल्लाह मेरे मामलात के ज़िम्मेदार है तो अगर मुझ पर कोई बुरा वक्त भी है तो वो मसलहत है उसकी। लेकिन ये नहीं ना कि सारे मामलात ही फिर अल्लाह पे छोड़ दें, फिर वही होता है कि इंसान खुद कुछ नहीं करता। हाँ, अल्लाह ये भी कहता है कि कोशिश साथ साथ करो और उसका फिर फल या उसका अजर, उसका सिला मुझ पर छोड़ दो। तो कोशिश इंसान को साथ साथ करनी है, मगर मामलात अल्लाह पे छोड़ने, तो मायूसी जगह क्यों बनाएगी? सही है, ठीक है जी डॉक्टर। जैसे अभी इन्होंने कहा एक स्टूडेंट ने कि एक्सपेक्टेशंस हमें दूसरों से नहीं रखनी चाहिए, हमें खुद से रखनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस ना खुद से रखने में बुराई है ना दूसरों से रखने में बुराई है। जब हम उनके साथ कंडीशंस लगा देते हैं ना, हम जब कहते हैं एक्सपेक्टेशंस शुड बी फुलफिल्ड, ये हमारी तवक्कात पूरी होनी चाहिए। अच्छा, सही है, वो चीज़ प्रॉब्लम करती है। आपकी विश है कि ऐसा हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एंड ऑफ लाइफ है, ये ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो जाती है, ये चीज़ें यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। एक मिसाल के तौर पे अगर आप एक खाना बनाते हैं, आप उसे एक रेसिपी आप न्यू ट्राई कर रहे हैं, तो आपके माइंड में ये होता है ना, ये अच्छी भी बन सकती है और ये बुरी भी बन सकती है, अच्छी भी बन सकती है, बुरी भी बन सकती है, क्योंकि आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें दोनों तरह के हालात के एंड ये जो आउटपुट होगा, ये जो एंड प्रोडक्ट होगा, वो क्या हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, वो दोनों हमें अपने माइंड में रखने चाहिए। अच्छा, लेकिन इस पर ये भी तो कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचे। सर मैंने भी सिर्फ ये कहा कि अच्छी ही बनेगी, मतलब मुझे ये एक्सपेक्टेशन अच्छी, लेकिन बुरी बन जाए तो अफसोस ना हो। पॉजिटिव और नेगेटिव देखें, दो कॉन्टिनम हैं, एक मतलब पॉजिटिव मुस्बत, नेगेटिव मनफी, ये दोनों ही चीज़ें बहुत हमारे लिए अनहेल्दी रहती हैं। हेल्पफुल अनहेल्पफुल, हमारी ये थिंकिंग होनी चाहिए कि जो हमारे लिए हेल्पफुल है, जो हमारे लिए नहीं। अगर मैं खाना, फॉर एग्जांपल अगर आप खाने की बात करें, अगर मैं ये खाना अच्छा बना लूँगी तो बहुत अच्छी बात है, सबके कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे। और अगर ये मैं अच्छा नहीं बना पाती तो कोई बात नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ट्राई किया, ये इसमें ये गलती हो गई थी, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी तो फिर अच्छा बन जाएगा। इंसान जो थोड़ा सा अपने आप को कमतर महसूस करने लगता है, अगर वो जो है ना का लफ्ज़ लेकर आए या फिर वो कहे कि मैं सही नहीं हो सकता, सही ना बने। देयर इज नो सच थिंग इस फिल्म्स के लिए या अपनी किसी इजाद के लिए तो बहुत अच्छा प्रिंसिपल है कि इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। अगर उसको उसका हदफ नहीं मिला है तो उसको दोबारा ट्राई करना चाहिए। कर क्या रहे हैं? अगर मैं सिर्फ ये बात कह लूँ, जैसे डॉक्टर सोबिया कह रही है कि जी इंसान को कोई भी नतीजा पहले उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं एक ट्राई कर रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया तो भी ठीक है और ऐसा करो तो भी ठीक है। इसका मतलब आज तुम एक लड़की को पटाता हूँ, चली तो चली, नहीं तो कोई बात नहीं, अब दूसरी पटाता चली तो कोई बात नहीं, मैं इस चक्कर में लग जाऊँ, इसी चक्कर में इसको तो कोई फर्क जो है वो पड़ ही नहीं रहा है उसके ऊपर। मुझे ट्राई कॉन्स्टेंटली करते रहना चाहिए। तो ट्राई क्या मतलब जरूरी है, क्या करने के लिए जा रहे हैं, राइट? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब तक डायरेक्शन इंसान के पास नहीं है, जब तक उसका आउटकम उसके पास नहीं है, मैं अमल कर रहा हूं लेकिन मुझे यही नहीं पता कि इसका आउटकम होगा क्या, ये भी नहीं पता कि मुझे इसका डायरेक्शन है क्या, राइट? मुझे जाना है हैदराबाद और पैदल जा रहा हूँ इस्लामाबाद और कह रहा हूँ यार अमल करना चल रहा किए चले जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नतीजा मिल रहा कभी भी नहीं मिलेगा। मतलब तो यही डायरेक्शन जानना जरूरी, मेन जो है वजह क्या आती है। जी जी, आप। मैं ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर क्लाइंट्स आते हैं आप तीनों से और वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता मेरा डायरेक्शन क्या है। दे वॉन्ट टू फाइंड अ डायरेक्शन
बट दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, कि किस तरह वो मालूम करें कि उनका डायरेक्शन क्या है, किस तरह वो नैरो डाउन करें उनके गोल्स क्या हैं। अब 4-5 चीज़ें सोच रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ये बेहतर होगी मेरे लिए, ये बेहतर होगी, क्या लुक्रेटिव होगी, क्या नहीं होगी, क्या मैं अपनी दिल की सुनूं, क्या मैं अपने दिमाग की सुनूं, वगैरह वगैरह। तो इस हवाले से आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? हम लोग तो उमूमन ये करते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स देते हैं। लुक्रेटिव आजकल अगर फॉर एग्जांपल करियर है, गोल है, व्हाटएवर है, तो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स जिसे कहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बता देते हैं। एंड देन व्हाट वी डू इज़ कि हम फैसिलिटेट करते हैं क्लाइंट को कि वो अपनी डिसीजन खुद ले। बट इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है कि इंसान अगर उसके पास ये काउंसलिंग का एक ऑप्शन ना हो, तो अगर ये प्रोग्राम देख रहा हो तो वो ये मालूम कर सके कि मैं अपनी ज़िंदगी का पर्पस किस तरह फाइंड कर सकता हूँ। जहाँ पे वो मायूस था, अब वही वाली बात हो रही थी ना कि मायूसी जो है वो इंसान फोकस नहीं होता है चीज़ों, तो इसलिए भी मायूस हो जाता। तो कैसे वो अपने आप को देखें, मैंने आपको ये कहा कि अल्लाह ताला ने हमको एहसान करते हुए तमाम हज़ारों साल का जो है एक सिलसिला अंबिया किराम का भेजा, आसमानी कुतुब भेजे, और एक फाइनल वर्जन अनचेंजेबल, चैलेंज्ड अनचेंजेबल, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि ये अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तुम एक आयत भी ऐसी एक बना के जो है वो दिखा दो। तो हमारे पास एक मैनुअल मौजूद है, उस मैनुअल के अंदर ये सारा हमारा मैनुअल जो है वो लिखा हुआ था। नहीं पैदा किया मैंने जिन और इंसान को सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करें, ठीक है, नहीं पैदा किया मैंने। इसका मतलब ये कि इस दुनिया के अंदर जो मैं आया हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ इबादत करनी। इबादत नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सिर्फ नहीं है। इबादत का मतलब ये है कि हर वो काम जिसके अंदर पहले अल्लाह की खुशनुदी हो, उसके बाद मेरी खुशनुदी हो। हर वो काम जो जिसमें पहले अल्लाह की खुशनुदी हो। मेरा बीवी से अपना ताल्लुक नेकी में शुमार होता है अगर मैं इसको अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मेरे कुछ सवालात जो आप, इसका ये है कि मैंने एक सवाल पूछा कि मैं इस दुनिया में मेरे आने का मकसद क्या है। दूसरा सवाल मुझसे ये पूछेगा, इंसान खुद अपने आप से पूछेगा कि मैं किसका जवाबदेह हूँ। उसके बाद भी बहुत सारे सवाल आते हैं जो वो अपने आप से वो पूछ सकता है। तीसरा सवाल ये है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। पहली बात ये कि मैं कौन हूँ, ठीक है। मैं बाप हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं कारीगर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। अगर मेरे पास इस पहले 2 सवालों का जवाब है कि मुझे अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर भेजा है कि मैं इस दुनिया के अंदर इबादत करूँ, अल्लाह की बताई हुई ज़िंदगी गुजारूँ और इस दुनिया को बेहतर करूँ, ये मुझे अल्लाह ताला ने इसलिए इस दुनिया के अंदर भेजा और ये मेरे एग्जामिनेशन हॉल है जहाँ मैं गया हूँ, ये मेरा टेस्टिंग पीरियड है। उसके बाद मैं अल्लाह को हर बात का जवाब दूँ, चाहे मैं पकड़ा जाऊँ या नहीं पकड़ा जाऊँ, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला सब जानता है तो इसलिए मैं जो है वो लूँगा। तीसरा, मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ। अगर मैं बाप हूँ और अल्लाह को जवाबदेह हूँ तो फिर मैं कैसे गलत बाप बनूंगा। ठीक, आप एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि आप इस हवाले से बात कर रहे हैं कुरान और इस्लाम के, बट जो क्रिश्चियन है, हिंदू है, जू है या इवन एथियस्ट, तो उसके हवाले से भी अगर आप थोड़ा सा सजेशंस दें तो वो बेहतर रहेगा। इट विल रीच अ वाइडर पब्लिक। डेफिनेटली जो है, मैंने आपको ये कहा कि जो सिलसिला है हिदायत का, ये हज़ारों साल से एक ही है। हज़रत आदम को भी मुसलमान का, हज़रत इब्राहिम को भी मुसलमान का, हज़रत ईसा को भी मुसलमान का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुसलमान का और हमको भी मुसलमान का। दीन का हनीफा को, हमारे दीन को भी वही कहा, उनको भी वही कहा। दीन हमेशा से एक ही था। ये जो वेरिएशंस थी, जब चेंजेस हो गई और इंसान उस तरक्की के लेवल के ऊपर पहुंच गया कि जहाँ पे ये एब्सोल्यूट बात वाज़े हो गई कि एक खुदा ताला की ज़ात है, एक बनाने वाला है, ये उसका प्रिंसिपल ऑफ लिविंग है, ये सक्सेस है। ये आप जितने दीन उठा के देख लीजिए, जितने अध्ययन उठा के देख लीजिए, इसमें यही बात मिलेगी। मैं रेफरेंस आप बहैसियत मुसलमान हूँ और क्योंकि उस बुक का रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं बाइबल के भी रेफरेंस बता सकता हूँ कि बाइबल में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं तौरा में भी बता सकता हूँ वहाँ पे ये लिखा हुआ है। लेकिन मैं जो जनरल बात कर रहा हूँ, एब्सोल्युटली मैं इसलिए रेफरेंस के ऊपर बात कर रहा हूँ कि ये वो बुक है जिसका चैलेंज अल्लाह ताला कहता है कि जी अगर आपके पास इसका चेंजेबल हो तो बना के दिखा दीजिए। ये वाहिद बुक ऐसी है इस दुनिया के अंदर जो इस वक्त जिस हालत के अंदर आई थी आज भी वैसी की वैसी मौजूद है। मैं बिल्कुल रेफरेंस दे सकता हूँ बाइबल का, लेकिन बाइबल के अपने 116 वर्जन हैं, तो कोई तो आगे उसको मैं कंट्राडिक्ट कर सकता है जी बाइबल में, उस वाली बाइबल में ये वाली बात लिखी हुई थी और वहाँ पे ये बात लिखी हुई थी। इसके अंदर कोई नहीं कह सकता क्योंकि ये एब्सोल्यूट जो है वो बात लिखी हुई है, इसलिए मैं इसका रेफरेंस दे रहा हूँ। लेकिन जो मैं जनरल सवाल कर रहा हूँ, आप ये दीन से हटा के देख लीजिए, आप एक एथीस्ट के पास बैठ के देख लीजिए। अगर एक एथीस्ट से भी आप ये बात पूछ लीजिए कि भाई इस दुनिया के अंदर अगर तुम आए हो तो क्या तुम्हारा कोई पर्पस है, अगर तुम इस दुनिया के अंदर आए हो तो क्या तुम किसी का आंसरेबल हो, अगर समझते हो कि मैं किसी का आंसरेबल नहीं हूँ तो आप वन वे के ऊपर रॉन्ग वे चल के दिखा दो मुझको, क्यों नहीं जाते हो? फिर क्या मतलब आप किसके आंसरेबल हो?
अब आप किसी सिस्टम के आंसरेबल हो गए, राइट? वो सिस्टम किसने बनाया, उसकी भी तो कोई गाइडलाइन होगी। उसके बाद क्या तुम बाप हो? अगर तुम बाप हो तो क्या अपने बच्चे के साथ ज्यादती कर सकते हो? क्या अगर तुम बाप हो तो अपने बच्चों को डिप्राइव कर सकते हो? क्या तुम अगर बाप हो तो अपनी बीवी के साथ ज्यादती कर सकते हो? फॉरगेट अबाउट रिलीजन। मैं तो आपको एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ जो हर इंसान को अपने आप से पूछने हैं टू बी एबल टू सक्सेस। इसके बाद फिर और भी बहुत सारे सवाल हैं जब बिलीफ्स एंड वैल्यूज के ऊपर जैसे आगे आगे जो जाएगा, तो हमारे वो सवाल जो आप बता रहे हैं ये तो हर इंसान आपको पूछ सकता है। रेफरेंस में इसलिए आपको कोट कर रहा हूँ कि ये वो ऑथेंटिक बुक है जिसके ऊपर डाउट नहीं है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप I'm Miss Aisha Khan and I'm an MS intern at the Institute of Clinical Psychology. I feel देखिए अभी हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं, I feel we are one of the few privileged 5%, 2% of the society who understand these terms like negativity, positivity, external focus, internal focus. हम ये समझ रहे हैं because हम ये पढ़ चुके हैं and of course we have that kind of knowledge. Also जो इस्लामिक हमें बैकग्राउंड मिला है कहीं ना कहीं से, बट आई वॉन्ट टू नो व्हाट अबाउट दैट पर्सन जो अभी घर से निकल रहा है एंड 2 lanes डाउन दी वॉक ही डज नॉट नो कि उसके साथ क्या होने वाला है। इतनी अनसर्टनिटी इन द कल्चर अभी इन द प्रेजेंट सोसाइटी, वी आर सो अनसर्टन ऑफ एनी, वी कम बैक, हमें ये नहीं पता कि घर पे लाइट होगी, ठंडा पानी होगा, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी बेसिक ऑफ लाइफ, वेरी बेसिक नेसेसिटीज़। तो ये तो बहुत दूर की बात है, हमारी बेसिक्स ही अभी इतनी अनसर्टन है दैट आई फील that is one main reason for this kind of current situation जो मायूसी हमारी सोसाइटी में अभी है। हाँ जी जी, आप ठीक है। मेरा नाम कमर कदीर है और मैं PhD इंटर्न हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। देखिए मैं जितनी यहाँ सारी बात की, मैं किसी और की बात नहीं करना चाहती, मैं अपनी बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरे लिए जब से मैं बड़ी हुई थी, जैसे मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे बड़ा किया था, उन्होंने कहा था कि मैं अपने आप के लिए जवाब दूँ, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ, अपने सारे डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरे साथ जो अच्छा होगा जो बुरा होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है, क्योंकि मेरी चॉइसेस हैं। देखिए मुझे अगर मैं कोई गलती करती हूँ उसके बाद कुछ होता है तो वो मायूसी नहीं देता, वो पछतावा देता है कि मेरी गलती थी, मैंने ये किया। मायूसी मुझे जब होती है जब मैं करने कुछ निकलती हूँ लेकिन हो कुछ जाता है, मेरी वजह से नहीं, किसी और चीज़ों की वजह से। मैं तो इस्लामाबाद जाना चाहती थी, मेरा प्लेन गिर गया, इसमें मायूसी होगी। यानी जितनी दफ़ा प्लेन क्रैशेस देख के मुझे बहुत मायूसी हुई, पछतावा नहीं हुआ। मायूसी इसलिए हुई कि शायद मैं भी इस प्लेन में बैठती हूँ, मेरी पूरी फैमिली भी बैठती है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। मतलब मेरी क्या सिक्योरिटी, इस प्लेन की क्या सिक्योरिटी, पाकिस्तान में किसी चीज़ की भी क्या सिक्योरिटी। आपकी कहीं कोई जा रहे, मतलब जहाँ हमारे मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स और इन पर अटैक हो रहा है तो हम तो कॉमन पॉपुलेशन है, हमारी क्या सिक्योरिटी है। ये चीज़ मायूस करती है, मेरे अपने फेलियर्स, मेरे अपने जवाब दे होना, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन, ये सब अलग है। ये सब चीज़ें बिल्कुल मायूसी। आप दोनों के सवाल के साथ ही मैं इसलिए इनपुट दे देती हूँ ताकि उसको थोड़ा सा और आगे में एलैबोरेट कर सकें। ये भी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब आपसे अक्सर बात होती रहती है, तो आप बताते हैं कि दूसरे माशरे में अगर आप दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ पर तो अलग ही किस्म की उनकी परेशानी है जो अब अनबिलीवेबल है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरा सिंपल सवाल है इनसे कि ये जो जान आपके पास है जिसको खोने का आपको बड़ा खौफ है कि जी मैं बाहर निकल जाऊंगी और मुझे पता नहीं कि मैं मर जाऊंगी, ये है किसकी? ये अमानत किसकी है? ये क्या आपको दी किसने है? क्या मेरा दीन ये बात नहीं कहता कि ये जान तुम्हारी नहीं है, ये हमारी दी हुई है? तो अगर ये जान उसकी दी हुई है और इसको वापस जाना है, चाहे आज जाए चाहे 30 साल के बाद जाए, जाना तो इसको आज वापस है। जापान के अंदर पिछले साल 29,000 खुदकुशियाँ एक साल में हुई हैं। ना वहाँ कोई प्लेन गिरा है, ना वहाँ बाहर निकल के कोई फायर हुआ है, ना बाहर निकल के वहाँ पे उसको कोई खौफ था। वो 29,000 आदमी अपनी जान खुद क्यों लेके बैठ गया? अगर यही अवामिल है इस बात के कि जी प्लेन क्रैश हो जाता है, दुनिया में जितने ट्रैवल करते हैं लोग उसके मुकाबले में सबसे सेफेस्ट मोड प्लेन है। जितने लोग ट्रैवल करते हैं उसमें सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवलिंग प्लेन है, सबसे सेफेस्ट। तो अगर एक प्लेन गिर गया तो क्या इसका मतलब सारे लोग जो है वो प्लेन, यही तो मायूसी की बात कर रहे हैं कि अगर एक इंसान को उसकी हलाकत उसकी हुई है, वो जान जो अल्लाह ताला ने उसको दी थी वो उसने उसको वापस बुला ली है, तो वो उसके ऊपर मायूस क्यों है? अगर मेरी चीज़ होती और मेरे से छिन जाती तो मुझे मायूस होने वाली बात थी। जो चीज़ मेरी थी ही नहीं, जो चीज़ मुझे अमानत दी गई थी और मुझे ये बताया गया था कि तुम्हें जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है तुम्हें इस रास्ते में अपनी ज़िंदगी गुजारनी। अच्छा, इसके लिए हम ये चीज़ सोचेंगे कि अल्लाह ने हमारी जान, हमें जान दी है और ये कहीं पर भी किसी वक्त भी जा सकती है। वी डोंट नो अबाउट इट। मैं घर बैठे नहीं जा सकता क्या? हाँ। अच्छा, जहाँ पर अगर डेथ की बात की जाए तो पता नहीं चलता, एकदम से कोई बीमारी किसी को हो जाती है जिसका पता तक नहीं होता कि कौन सी बीमारी कहाँ से, और वो भी उसकी भी डेथ हो जाती है। खैर यहीं पर ही हम बात को मजीद कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं कि माशरे में मायूसी क्यों, और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें अभी जो है हमारे गेस्ट ने भी की और बहुत से अच्छे अच्छे सवाल हमारे इस वक्त स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर सोबिया, आपसे जो पिछला सवाल था वो कि मायूसी जो जिस तरह कहा जाता है कि हमारे पाकिस्तान में मायूसी, क्योंकि यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल मौत हो जाती है, पता नहीं चलता कि क्या है क्या हो रहा है, तो इस हवाले से देखिए मौत अनप्रेडिक्टेबल नहीं होती है, मौत का एक वक्त मुकर्रर है, हमें नहीं पता वो कब होगी, वो कैसे होगी। तो ये खौफ अपने अंदर डेवलप कर लेना कि वो प्लेन क्रैश से होगी या वो एक्सीडेंट से होगी या वो गोली लगने से होगी, तो ये बेवकूफ़ी है। ठीक है, हाँ अपने तौर पे आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि हालात ख़राब हैं और आपके यहाँ मौत का वक्त मुकर्रर है और आप बाहर निकल जाएं, हालात फायरिंग हो रही है, ये नहीं करना। लेकिन आपको पता है कि आपका बाहर निकलना सेफ़ है तो आप निकल जाएँ। लेकिन एक छोटी सी मैं इनसे सवाल पूछूंगी, जैसे कमल ने अभी कहा कि आपको नहीं पता, जब हम कहते हैं कि हमें नहीं पता कि कब मेरी मौत आ जाए, जब रात को हम सोते हैं क्या हमें पता होता है कि कल क्या होगा? आप अपनी फ्रेंड से मिलके जा रही होती हैं कि आपको पता है कि कल आप हो गए या नहीं हो गए, लेकिन फिर भी आप कल के प्लान्स बनाते हो। रात को सोते हुए आप कहते हो मैं कल ये करूँगी, तो वो क्या होता है? वो होप कि हाँ शायद कल आएगा। तो फिर मायूसी कैसी कि जब आपको पता ही नहीं है तो वो होप क्यों आप अपनी लॉस करते हैं? अच्छा, जब इंसान कुछ कहता है क्या तो वो होप बन जाता है? मतलब इंसान जो सोच रहा होता है क्या वो मायूसी से होप बन जाता है जब वो अपने प्लान्स बना रहा होता है? देखिए वो होप नहीं होती, लाइक हमें नहीं पता नहीं कि क्या होगा, इस वजह से कि पता नहीं मैं कल हूँ या नहीं हूँ, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के तो नहीं बैठते ना, हम फिर भी प्लान्स बना रहे होते हैं। तो वो क्या होता है, वो आपके कहीं ना कहीं लाशौर में वो होप होती है ना कि कल आएगा, कल मैं हूँगी, ये जानते हुए भी कि हाँ ये हमें नहीं पता कि हमारी मौत का वक्त क्या है, फिर भी हम चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं आगे। सही है, ठीक है। तो वो एक होप अनकॉन्शियसली रहती है इंसान के अंदर। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी तरफ भी आज मेरा नाम नीलम गुलिस्तान है, मैं MS इंटर्न हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। मेरा मायूसी और नाउमीदी के बारे में जो मेरा अपना ख्याल है वो ये है कि जब एक पर्सन का जो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता तो वहाँ पे उसको मायूसी और नाउमीदी जैसी चीज़ें आ जाती हैं। यानी पर्सन को पता ही नहीं है कि उसकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं। तो जब इन चीज़ों का उसको इदराक ही नहीं होगा, उसको इन चीज़ों का पता ही नहीं होगा, तो वहाँ पर वो मायूसी और नाउमीदी कोई भी फैक्टर हो, उसका अपना फेलियर हो या इन्वायरमेंट से उसको कोई चीज़ मिल रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसके अंदर आएगी। लेकिन जहाँ पे उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसको पता होगा मैं क्या हूँ, तो वहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो है इतना नहीं उसको इफेक्ट करेगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि लाइक आपकी असेसमेंट अपने बारे में क्या है, आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं या अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं। अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट होगा। ठीक है, आपको ये पता होगा जो गोल्स आपने अपने लिए फॉर्मुलेट किए हैं, ठीक है, आप चाहे कितने ट्रायल्स आपको क्यों नहीं करने पड़े आप उन्हें अचीव कर लेंगे। लेकिन जहाँ आपको अपने ही सेल्फ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी एबिलिटीज़ पे नहीं है, आपका अपने बारे में परसेप्शन नेगेटिव है, वहाँ आप मायूस होंगे, वहाँ आपके जो सिचुएशनल आपके फेलियर्स होते हैं उसकी बेसिस। फजीला कहा था कि लोएस्ट लेवल पर जैसे लोगों को ये नहीं पता कि वो घर जाएंगे तो लाइट होगी या नहीं होगी, या पानी होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस हो हमारे हालात की। जैसा भी अल्लाह ताला ने हमें रखा है उसकी एक्सेप्टेंस होगी, उसके लिए हमें कनात होगी, तभी हम उसे बदल पाएँ। मैं इस पर एक मिसाल अपनी एक दे दूँगी। मैं ये मिसाल हमेशा देती हूँ कि ठंडे पानी का अगर प्रॉब्लम है, घर से आए हैं तो हमारे पुराने ज़माने में मटके बहुत अच्छे होते थे। आई तो स्टार्टेड यूजिंग दैट, आई एम यूजिंग फॉर पास्ट 3 years, और मैं भूल गई कि अब जो है वो फ्रिज का पानी पीना है, वैसे भी हेल्दी है ज़्यादा। तो आप चेंज कर लें, आप सिचुएशंस को अपने आप को खुद चेंज कर सकते हैं उसके हिसाब से। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट विच नीड्स टू गो टू द पीपल। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं थ्रू प्रॉबेबली दिस प्लेटफॉर्म टू द जनरल पीपल, दिस नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड कि चाहे गोली चल रही है या चाहे जो अनसर्टेनिटी है, रिगार्डलेस ऑफ दैट हाउ कैन वी ब्रेक थ्रू। जो आप सर अभी बात कर रहे थे कि हमारा जो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि हम आए क्यों हैं और जान हमारी अपनी नहीं है, ये एक चीज़ को ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इसीलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम पूरी दुनिया के अंदर जो है वो देखा जाता है, पूरे पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है। उसके बाद जब ये इंटरनेट की वक्त न्यूज़ की अपनी वेबसाइट पे चला जाता है वक्तन्यूज़.tv के ऊपर, तो बाकी सारी दुनिया भी देखती है और हमें पॉजिटिव जो है वो फीडबैक भी आता है। ये मैसेज बेसिकली यही देने की वजह है, और आप लोगों के इदारे में आके ये करने की वजह ये है कि बहुत सारे लोगों के शायद इस इलाके के बारे में बड़ा मिसकंसेप्शन था कि जी ये इलाका तो बड़ा डेंजरस है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। लेकिन आप सब लोग यहाँ बैठे हुए, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, सारी दुनिया को दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जनाब, ये इसका मतलब है कि ज़िंदगी आगे जा रही है, ज़िंदगी आगे जाने का नाम है। कुरान के अंदर बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। बड़ा आसान सवाल ये कि अगर अल्लाह एक बंदा आके पूछता है कि ये मैं बड़ा मायूस हूँ, मैं क्या करूँ, तो पहला सवाल से पूछे काफिर हो, अगर नहीं भाई तो फिर इसका मतलब अल्लाह ताला तो गलत कह ही नहीं रहा, तो इसका मतलब आप गलत हो।
तो दैट्स हाउ बेसिकली शिफ्ट आवर माइंड, क्योंकि कुरान तो वाज़ेह तौर पे कह रहा है, और मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि तमाम स्क्रिप्चर्स यही बात कह रहे हैं, तमाम पॉजिटिविटी वाले यही बात कह रहे हैं, आप एथियस्ट भी यही बात जो है वो कह रहे हैं। आप जब पॉजिटिव स्टेट के अंदर हैं, यू टेक बेटर डिसीजंस। बिल्कुल। हल ये है कि मेरे पॉजिटिव सोचने से बिजली नहीं आएगी, लेकिन उस बिजली में जैसे अभी नाज़िया ने कहा, मुझे रहना आ जाएगा, मैं उसमें भी मुतमईन रहना सीख जाऊंगा। मैंने एक और चीज़ भी सीखी थी, मैं इसलिए अपनी मिसाल देती हूँ कि क्योंकि जब इतनी बिजली जाने लग गई थी तो मैंने कहा बैठ के रोएं क्यों ना उसका कोई हल निकाला जाए। लोग एसी को बड़ा एंजॉय करते हैं सोने से पहले, कि हमारे स्पेशली काफ़ी सारे लोग हैं, तो वो लोग भी हैं जो एसी नहीं इस्तेमाल करते। लिटरली मैंने कई सालों तक, अभी तक मैं एसी के बगैर सोती हूँ, मैं सिर्फ एक पंखा चला के, और कभी कभार लाइट भी चली जाती है, पता नहीं चलता कि लाइट भी कब गई है कब आई है, लेकिन ये कि अपना कोई यूज टू कर लिया, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे हैं आप लोगों के पास जो है वो ज़ाहिर है यहाँ पे पेशेंट्स भी आते हैं, आउट पेशेंट्स भी आते हैं, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे इसके ऊपर। नींद की जो बीमारी है, जो लोगों को ये प्रॉब्लम इंसोम्निया का जिसको हम कहते हैं, जो प्रॉब्लम है कि हमें नींद नहीं आती, इसके जो पेशेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर तबका, जो स्टेटिस्टिक्स मैं आपको दुनिया की बता रहा हूँ, वो हमें उम्रा तबका है, राइट, वो उम्रा तबका है जिसको नींद नहीं आती, फुटपाथ के ऊपर सुकून से सो रहा आदमी, और वो एसी चला के और दुनिया भर की लग्जरी एंड वाटर फेदर बेड, और उसके बाद वो नींद की गोली खा के और फिर जो है वो जाग रहा है। अच्छा, यहाँ पर यही बात आती है कि अब जिस तरह से भी हमें सिचुएशन मिली है, चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसी तरह से उस चीज़ को, उस सिचुएशन को गुजारना है। क्योंकि हम यहाँ ये कहते हैं, जिस तरह अमीर तबका जो है उसको नींद नहीं आती, इसी तरह ही जिस तरह अमेरिका और कनाडा किस चीज़ की फैसिलिटी की कमी है, लेकिन वहाँ पर भी लोग डिप्रेशन का और मायूसी का बहुत हद तक शिकार है। तो इसका मतलब कि हर जगह पर अपनी अपनी तरह के सिचुएशंस होते हैं, तो वो उसी तरह से हैंडल कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, अब सिर्फ यहाँ पे जो गरीब तबका है वो भी कई जगह पे खुश है, कई जगह पे वो भी मायूस है, और जहाँ पर अमीर तबका है वो भी, उनका भी यही हाल है हर जगह पर। तो ये क्या ये फैमिली बैकग्राउंड होता है, क्या ये जिस स्कूल में जाते हैं टीचर्स, क्या ये उनकी तरफ से भी कोई चीज़ें ऐसी आती हैं कि बच्चा जो है वो जैसे उसकी डेवलपमेंट होती है तो इस किस्म की हो जाती है कि वो मायूस होने लग जाता है? देखिए, कुछ आपके इर्द गिर्द के लोग, स्पेशली जो आपके घर का माहौल होता है, आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो भी इंस्टॉल कर देते हैं होपलेस, क्योंकि अगर ख़ुद उनका ये स्टाइल है, जनरल स्टाइल ये है कि वो पेसिमिज्म में है, लाइक नेगेटिव, हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं या नेगेटिव पहलू पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ज़ाहिर है बच्चे माँ बाप से वही चीज़ सीखेंगे। ठीक है, फिर माँ बाप के बाद स्कूल आ जाता है, उनके लिए कॉलेज है, फ्रेंड्स है, तो जो आप लोगों के जिन लोगों के साथ आपका ताल्लुक होता है, उन लोगों के क्या स्टाइल्स हैं, मतलब वो आप वो सीख लेते हैं, जो सीख रहे होते हैं। अच्छा, यहीं पर हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा आपसे मिलेंगे, और माशरे में मायूसी की बात हो रही है, कहीं ना जाएगा, हमारे साथ ही ना इस्लाम पाकिस्तान। वेलकम बैक, और आज हम बात कर रहे हैं माशरे में मायूसी की, और इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑडियंस है, और ये क्लिनिकल साइकोलॉजी के ट्रेनीज हैं, और अभी मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है, इसी टॉपिक के हवाले से आप अपना नाम बताओ और सवाल करें। माय नेम इज़ बरीरा सिद्दीकी एंड आई एम अ PhD intern in clinical psychology. Since media is very good, एक मीडिया में बहुत अच्छा अवेयरनेस का, इट इज़ लाइक दैट, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक समहाउ मीडिया हैज़ टू बी ब्लेम फॉर इट? क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन जब सुबह उठता है तो उसकी सुबह का आगाज़ होता है ब्रेकिंग न्यूज़ से, और जब वो सोने के लिए जाता है टीवी के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। तो डेली, दिन में, बल्कि साल में 365 डेज़ हम जब ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे होते हैं, तो वो मायूसी का लेवल कैसे कम होगा? या तो लोग न्यूज़ चैनल्स देखना छोड़, मतलब मायूसी न्यूज़ चैनल्स दे रहे हैं आपका लगता है? जब हम देखते हैं तो कोई अच्छी, कोई पॉजिटिव खबर नहीं मिलती उसके अंदर, इतने लोग मर गए, ये हो गया, महंगाई बढ़ गई, ऐसा हो गया, कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता। अगर लोग अपना लेवल कम भी करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ रीइंफोर्स हो जाती है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सब मीडिया बहुत नेगेटिविटी दे रहा है। मैंने आपको कहा ना कि हम जब तक उस ब्लेम गेम से बाहर नहीं आएंगे, मेरे सवाल समझ में नहीं आया, मुझे मेरी बात बताओ, किसी ने गन पॉइंट रखी हुई है कि ये देखना? दूसरी बात ये कि आपके टीवी जो आपने खरीदा उसके साथ रिमोट नहीं आया था कि उसमें चेंज का भी ऑप्शन मौजूद है, उसमें ऑफ का भी ऑप्शन जो है मौजूद है। आपके पास एक चॉइस है कि आप जो चीज़ देखना चाहें वो देखें, जो चीज़ देखना चाहें ना देखें। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई तो उसका चैनल चेंज कर दीजिए या उसको ऑफ कर दीजिए। ये तो बहुत आसान काम है कि यार देखो, मुझे सुबह सुबह उसने बताया मीडिया के ऊपर वायलेंस उसने दिखाया, बस फिर उस वक्त बाद पीटा है अपने घर वालों को। अरे भाई, वो आपको नहीं कहा था, आप उसको बंद कर दो। किसने आपको कहा कि वो नहीं? एक जो मीडियम है अवेयरनेस का कि दुनिया में क्या चल रहा है, आप वो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू देखते हो ना,
तो अगर उसी के अंदर हर क्यों देखते हो, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, बंद कर देना, ये क्यों न्यूज चैनल क्यों बंद कर देना? वो तो ऑप्शन दे रहे हैं। अच्छा भाई, जिसको वो देखना है और इंस्पायर होना है उसके लिए ठीक है। आपको अगर ये चीज नेगेटिव नुकसान पहुंचा रही है, आप अपने किचन में आपने कभी काम किए? आपके किचन में नाइफ है जी, बाहर क्यों नहीं फेंकती? पता है कितने कतल होते हैं उससे? कोई आदमी छुरियां मार रहा है, किसी का गला काट रहा है, आप उठाइए, बताइए आपने नाइफ रखा हुआ है? अगर जो हालात है, आप सोसाइटी की हम बात करें ना कि मुआशरे में नाइफ फेंकेंगे या नहीं फेंकेंगे? वो तो मुझे पूछ रहा हूँ, अपनी किचन से आप नाइफ फेंकेंगे या नहीं फेंकेंगे? नहीं, नाइफ नहीं फेंकेंगे, लेकिन नाइफ से कत्ल हो रहा है, फिर क्या करें? नाइफ से नो डाउट कत्ल हो रहे हैं, लेकिन नाइफ से महंगाई नहीं बढ़ रही उसका है। इस्तेमाल वही करेंगे जहां पे उसकी जरूरत है। अगर एक चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है, एक चीज आपको जहन को मुतासिर कर रही है, उसके साथ बहुत अच्छा ऑप्शन ये आया है कि उसके साथ एक रिमोट आया है जिसमें ऑफ ऑप्शन मौजूद है, चेंज चैनल मौजूद है। और बहुत अच्छी बात यह है, टीवी जब देखे जब लाइट ना। अच्छा, मेरा नाम सना जावेद है और मैं यहाँ पे एमएस इंटर्नी हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे और बहुत सारी चीज़ों पे। एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी है बहुत कॉमन है कि कंपटीशन जो एक हमारी सोसाइटी में पूरी दुनिया में लगा है, एक दौड़ है और हम सबको उसका हिस्सा बनना है। पेरेंट्स मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, बच्चे को अपर क्लास में भेजते हैं ताकि बच्चा भी उस दौड़ में आगे से आगे रहे। वो अपर क्लास में जाता है, वहाँ के लोगों में उठता बैठता है, जिस तरह के होते हैं उनके साथ मिंगल होना चाहता है, उनके साथ कंफर्म करना चाहता है जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं। तो पेरेंट्स उनको कहते हैं कि तुम बिगाड़ रहे हो, तुम इसलिए नहीं भेजा था कि तुम ये सब कुछ करो। बच्चे के अंदर मायूसी, बच्चा कहीं ना कहीं पेरेंट्स के सामने छुप के ये कर लेता है या नहीं करता, छुप के वो काम कर रहा होता है। तो फिर ये होता है बच्चे के अंदर गिल्ट कि मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये नहीं लगता जो कॉम्पिटिशन हमने लगा लिया है, बस आगे से आगे खूब से खूबता पाला, ये हमें मायूस कर। जी डॉक्टर सोबिया, देखिए कंपटीशन जो है वो मैं इस पे पहले भी बात कर चुकी हूँ कि कंपटीशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जेलसी बुरी चीज़ है। जब हम अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं ना कि तुम्हें उससे बेहतर करना है, ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम उससे कमतर हो जाओगे, ये चीज़ गलत है। अब उसे बताओ कि देखो वो अच्छा है, उसने ये अचीव किया, आपको भी वैसा बनना है, अचीव करना है। ये जो जेलसी फैक्टर हम मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा था कि दीन तब्दील नहीं होता। मैं 25 साल पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत कम रहा हूँ और नॉर्मली यूरोप नॉर्थ अमेरिका में रहा हूँ। आपने ये बात कही ना कि आप यूरोप भेज दिया तो अब क्या होगा, दीन कभी चेंज नहीं होता। देखिए वैल्यूज़ जो है वो हम किस चीज़ को वैल्यूज़ देते हैं। मेरे जो सवालात मैं कह रहा हूँ इंसान अपने आप से पूछे, उसमें एक सवाल ये भी है कि मेरे बिलीव्स एंड वैल्यूज़ क्या हैं। वैल्यूज़ किसको कहते हैं? वैल्यूज़ कहते हैं जिनको मैं अहमियत देता हूँ। बिलीव्स किसको कहते हैं? नॉट अकाइद, माई रीज़न ऑफ एक्शन। मेरे किसी भी एक्शन के पीछे मेरा क्या रीजन है, ये मेरा बिलीफ है। मैं समझता हूँ कि आज मेरा यहाँ बैठना जरूरी है, मैं अपना कारोबार छोड़ के यहाँ पे आज यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि मेरा बिलीफ है। मेरा एक्शन के पीछे हमेशा एक बिलीफ होगा। मेरा बिलीफ और मेरी वैल्यूज जो है वो मैं अगर डिटरमिन कर रहा हूँ, उस मेजर प्रोग्राम के अलावा मेरा खालिक कौन है, मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है। अब मेरे बिलीफ्स एंड वैल्यूज डायरेक्ट कंट्राडिक्ट कर रहे हैं उससे। प्रॉब्लम क्या है? एक आदमी से पूछे आप किस चीज को अहमियत देते हैं? जिस सेहत को बड़ी अहमियत देता हूँ। फिर सेहत को अहमियत देते हो, रात को 3 बजे जागते कैसे हो? फिर 12 बजे उठ के काम कैसे करते हो? जी मैं ऐसा करता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरा दीन सबसे ऊपर है। आखिरी फजर की नमाज कब पढ़ी थी? मैं क्या पूछ रहा हूँ? मेरी वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होगी। बीकन हाउस में भी और फैल्कन हाउस में भी और बड़े बड़े स्कूल में हुफाज कुरान बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, उनकी वैल्यूज जिनको जो है आपने सिखाई है। इन्वायरमेंट डेफिनेटली असर डालती है, अगर आपको क्विकली में इन्वायरमेंट डालती है, लेकिन इन्वायरमेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट है इस सारी चीज। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और सवाल भी आप सवाल करें, साथ ही मैं आप जो है मैं भी आपसे एक और इसी से रिलेटेड सवाल करूंगी। आई एम किरण मुश्ताक, एमएस इंटर्न इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि एक जो हमारा कंपैरिजन आ रहा होता है, अगर पेरेंट्स को भी हम देखें तो वो कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं सभा ने बात की कि हमने अच्छे स्कूल में डालना है, अगर मिडिल क्लास पेरेंट्स भी हैं तो अपर स्कूल में अपने बच्चे को भेजेंगे। क्यों? क्योंकि वो कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर उसका बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है तो हम भी अपने बच्चे को, वो ये नहीं देखेंगे कि हमारा बच्चा किस तरीके से किस माहौल में एडजस्ट करेगा, लेकिन उन्हें हर हाल में उसे अपर स्कूल में, कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं एडजस्ट कर पाते हर तरह के इन्वायरमेंट, वहीं से फिर मायूसी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे बच्चे क्योंकि जाके दूसरे बच्चों को देख रहे होते हैं कि इनके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, इनके पेरेंट्स इनको ये दे रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे ये नहीं दे रहे। तो वहाँ पे बच्चों में वो चीज़ क्रिएट होती है कि हाँ अब मेरे पास ये चीज़ नहीं है, और वहीं से फिर होपलेसनेस स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पर एक यही इसी से रिलेटेड यही वाला सवाल है कि हर तरह का घर एक जैसा नहीं होता। अब हर तरह का माशरा भी एक जैसा नहीं है। कराची में देख लें बहुत तरह के लोग हैं, आप दुनिया में, आप लंदन में देख लें बहुत तरह के लोग हैं, अमेरिका में देख लें हर तरह की कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद है। अब होता ये है कि जो कराची में रहने वाले लोग हैं या जो मुल्तान में रहने वाले लोग हैं वो आपको अलग निगाह से देखेंगे, यहाँ पे रहने वाले लोग उन लोगों को अलग निगाह से देखेंगे। ये जो डिफरेंस आ गया, कल्चरल डिफरेंस या माशरे में जो रहने के जो डिफरेंस है, आप ये देखें
ये डिफरेंट जो आप ये घर पे रहने के तौर तरीके जो डिफरेंट हो गए, इसको किस तरह से हैंडल किया जाए? क्योंकि यही एक इन दोनों का जो सवाल है उसका जो यहीं से निकलता है। जो बात कर रहा हूँ बिलीव्स की जो है बात कर रहा हूँ, वो हमारा दीन जो है वो वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि तुम दो इंसानों के बीच में सिर्फ जो फर्क है वो तकवा की बुनियाद पे है। आपका जो कॉमन डिनोमिनेटर है, जो आपका एक सिंगल पॉइंट है कि जिसमें एक इंसान दूसरे से बेहतर है, वो सिर्फ तकवा की बुनियाद के ऊपर है, परहेजगारी की बुनियाद पे है, राइट डीड्स की बुनियाद पे है। वो किसी भी हाल के अंदर पैसे के ऊपर, इमारत के ऊपर, दौलत के ऊपर, तालीम के ऊपर, स्टेटस के ऊपर है ही नहीं। ये तकवा की बुनियाद ही नहीं है। जब मुझे ये बात मालूम है कि मेरी जो कंपैरिजन है किसी से वो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर होगा और तकवा की जजमेंट परहेजगारी है और उसका जज सिर्फ अल्लाह ताला है, तो मुझे सामने कोई बिलियनर बैठा हो, मुझे कभी भी मैं इंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि ये कंपैरिजन ही नहीं है। कंपैरिजन हम क्यों करें? कंपैरिजन से तो सारा स्टार्ट हुआ था। इंसान को याद ही रखना चाहिए कि इसका इम्तहान कंपैरिजन से स्टार्ट हुआ था। शैतान ने सबसे पहले खड़े होकर कहा था कि जी मैं आग से पैदा हुआ, ये मिट्टी से पैदा हुआ, मैं इससे बेहतर हूँ। इसी को उसने उस नाफरमानी की थी, इसी बात के ऊपर वो जो है मलौन कहलाया। आज हम खुद वही बात कर रहे हैं तो हम भी वही कहलाएंगे, हम भी वही शैतान कहलाएंगे, हम भी वही मलौन कहलाएंगे कि आज भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है तुम में से बेहतर वो है जिसका तकवा अच्छा है। मैं खुद क्या कह रहा हूं, इसकी गाड़ी अच्छी है तो ये मुझसे बेहतर है, ये इसकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है तो ये बहुत बेहतर है। मटेरियल चीजों को ज्यादा अप्रिशिएट करने की वजह से भी मैं जिम्मेदार हूँ ना। ये स्कूल क्यों जिम्मेदार हो गया, ये माशरा क्यों जिम्मेदार हो गया, मुल्क क्यों जिम्मेदार हो गया? मैं जिम्मेदार हूँ इस बात का। सही है, मैं कंपैरिजन गलत कर रहा हूँ खुद ही और बच्चों के जहन में भी डाल रहे हैं। जी मेरा नाम मुनीबा शकील है, मैं यहाँ PhD इंटर्नी हूँ। मैं बेसिकली एक्सपीरियंसेस पे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि इंसान की मायूसी के पीछे उसके एक्सपीरियंसेस का बहुत हाथ होता है। यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि आप बताएं मायूसी तो नेचुरल चीज़ है, मेरी ज़िंदगी में आज तक कोई अच्छा एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ तो मैं मायूस क्यों नहीं होगा? और उनके पास कोई एविडेंसेस भी नहीं होते इस पर वो काम कर सके कि हाँ मेरे साथ ये अच्छा हुआ है। उस चीज़ पे आप उन्हें कैसे कन्विंस कर सकते हैं? सही, देखो मैं इस पर थोड़ी देर पहले भी बात कर चुकी हूँ कि ये वाकई ही नेचुरल है कि मायूसी हर इंसान की लाइफ में आती है। ठीक है, वो आप भी हो सकते हो, वो मैं भी हो सकती हूँ। और आप ये कह रहे हो कि इंसान एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे मायूस होता है, तो अगर आपको उसको सिखाना है तो आप उनके उस एक्सपीरियंसेस पे बात करो। ठीक है, वो देखो कि उसके जो एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट नेगेटिव हुआ है वो उसके क्या, उसकी पर्सनालिटी के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे कौन से फैक्टर्स थे कि जिसकी वजह से उसको वो नाकामी का सामना करना पड़ा या वो होपलेस हुआ। उन कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करके उनको रिपीट नहीं करना, उनको ओवरकम करना सीखना है। ठीक है, प्लस ये देखिए कि उसी के जैसे जो इर्द गिर्द दूसरे लोग हैं जो सिमिलर एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं वो मायूस क्यों नहीं होते, वो क्या करते हैं। तो कंपेयर करें दूसरे लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करें और ओवरकम करना सीखें। मेरा नाम सबा यासीन है, मैं PhD मेरा सवाल डॉक्टर इमरान से है कि जैसे आपने अभी कहा कि हमारा जो एग्जामिनेशन है या जो हमारा पेपर है वो आउट हो चुका है, लेकिन हम उस पेपर के ऊपर हमारी तवज्जो नहीं है। वो पेपर जो आउट नहीं हुआ हम उसके ऊपर तवज्जो देते हैं। जैसे हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, जिस आयत का मफहूम है कि इंसान मैंने तुझे बड़ा जल्दबाज, झगड़ालू, गुस्से वाला पैदा किया, और इसके साथ ये भी फरमा दिया है अल्लाह ताला ने कि किस तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल करना और गुस्से को कंट्रोल करने के क्या फ़ायदे हैं या तुम कैसे इंसान कहलाओगे तब। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। हम उस हिडन पेपर को देख रहे हैं कि जिसको मेरा सवाल ये है कि जब अल्लाह ताला ने अपने कुरान में, अपनी हदीस में, अपनी तमाम चीज़ों में तमाम चीज़ें बयान कर दी हैं और हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो हम सिर्फ पाकिस्तान में क्यों रह रहे हैं? हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्यों नहीं रह रहे हैं? हम कैसे अपने इस्लाम को पाकिस्तान में प्रमोट करेंगे और इसके साथ साथ हम कैसे साइकोलॉजी में अपने इस्लाम को लेकर आएंगे? जैसे आपने बार बार कहा कि हमें बिलीव्स को चेंज करना चाहिए, तो हमें कैसे इस्लाम को अपने बिलीव्स के अंदर लाना है? सही, ठीक है। और ज़्यादातर लोग यही सवाल करते हैं कि अगर कोई रिलीजन की बात कर ले तो कहते हैं तुम तो बड़े रिलीजियस हो, मतलब फ़ौरन से उसको जो है ये बना कर उसको बोल कर उसको अपने से या रहने वाले दुनिया में लोगों से बिल्कुल ही अलग कर देते हैं। तो ये तो फख्र की बात है। अगर नहीं, ये फख्र की बात है, लेकिन लोगों की सोच जो पस्त है तो ये फख्र की बात है। प्लस मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि एक बात याद रखिए, साइकोलॉजी के आप लोग जो है वो स्टूडेंट्स भी हो, ये बात याद रखिए कि जिसने जो बात कही है ये उसका ओपिनियन है, ये आप नहीं हो। किसी ने अगर ये बात कही है तो ये उसका ओपिनियन है। मायूसी जो है ये बिहेवियर है, ये आइडेंटिटी नहीं है। मायूसी एक अमल है। बिहेवियर चेंज हो सकता है पर्सपेक्टिव चेंज करने से। बिहेवियर चेंज होता है जब आप पर्सपेक्टिव चेंज करते। एक शख्स कहता है जी मैं बहुत मायूस हूँ, मेरी जिंदगी में कोई भी जो है वो अच्छा होता, कुछ नहीं अच्छा हुआ। उससे पूछे कभी जिंदगी में देखा जिसकी आदमी जिसकी सिर्फ एक टांग है? कभी तुमने जिंदगी में नाबीना देखा है? क्या तुमने जिंदगी के अंदर बगैर हाथ का आदमी देखा है? तो तुम वो हो या उससे बेहतर हो? तो इसका मतलब है कि वो उससे बेहतर है या नहीं है। जब आप पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, और हमारी जितनी तवज्जो से हम अपनी बुक्स पढ़ते आए हैं, जितनी तवज्जो से हम अपने एग्जाम्स पढ़ते आए हैं, जितनी तवज्जो से हम अपनी केस प्रेजेंटेशन करते हैं, ईमान से बताओ कि इतनी तवज्जो से कभी कुरान पढ़ा है?
क्या कभी इसके ऊपर इसको रिपीट किया है? कभी क्या इसके ऊपर इतनी रिसर्च की है? ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, इंटरनेट कनेक्शन, सारी दुनिया की चीज़ें, बुक्स मंगवाते हैं, क्या कभी इसके ऊपर कोई रिसर्च की है? अपने लिए, नॉट कि इसके लिए, अपने लिए। जब आप ये करने शुरू हो जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वायरमेंट में लोग जो है ना होने शुरू हो जाएंगे। कोई कहता है आप रिलीजियस हो, उसको कब मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ। सही, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुकैना अली है। मेरा क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे। मायूसी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना। तो एक रीज़न हम लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्यों ये करते हैं, तो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो हम देखते हैं कि क्लाइंट्स के ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं जो उन्हें मायूस कर रहे होते हैं, जब वो अपने फुल पोटेंशियल्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। कहते हैं क्या मैं सुबह उठता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं घर पे वापस आता हूँ, मैं सो जाता हूँ, दूसरे दिन वही काम पे चला जाता हूँ, बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, वापस घर आ रहा हूँ, तो मतलब बहुत मायूसी है ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं। जब आप उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आप सब कुछ कर रहे हैं, आपके पास एक घर है, आप कमा रहे हैं, हर चीज़ तो कर रहे हैं, फिर मायूसी कहाँ से आती, तो वो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ये ब्लैंक क्यों आए। तो जब आप अपने पोटेंशियल्स तक, यानी आपकी एक मेंटल कैपेसिटी होती है और एक आपकी गोल्स भी हासिल कर लिए, तो वो कैपेसिटी तक आप पूरा नहीं पहुंच सकते, तो एक अर्ज होती है इंसान में वहां तक पहुंचने की, तो उस अर्ज को आप जब नहीं फुलफिल कर सकते तो आप में मायूसी आती है। तो ये पोटेंशियल तक आप पूरे क्यों नहीं जा सकते, इस गैप को किस तरह फुलफिल करेंगे। जैसे हम अगर पास में भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो स्कॉलर्स थे वो बहुत सारी चीज़ों में मास्टर्स थे, मैथमेटिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। अब हम देखते हैं एक मास्टर्स करते हुए भी हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो ये खला क्यों है, हम कहाँ पे कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या कहाँ से ये मायूसी है? ठीक है, विद सेम क्वेश्चन, ठीक है। नाम वगैरह तो जी जी जी। आई एम मरियम सिद्दीकी, MS इंटर्न इन ICP। जैसे सुकैना ने अभी यहाँ पे अपनी क्लाइंट की बात की थी कि वो लोग सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते। तो उसका रीज़न ये होता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो अनरियलिस्टिक हो जाती है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमें लगता है कि अब हम उन्हें मीट नहीं कर रहे, हमारे जो गोल्स होते हैं हम उन तक नहीं पहुँच रहे। हालांकि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन जहाँ हम पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ तक नहीं। तो चाहे सेल्फ कॉन्सेप्ट हो, चाहे ऑप्टिमिज्म हो, जो भी हो रियलिस्टिक होनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो ख्वाबों में ही अपनी कोई एक नया ख्याल बना लेते हैं। क्या जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए कुछ करें, लेकिन पाकिस्तान को मैंने ही सुधारना है, ये अनरियलिस्टिक। ठीक है, ओके। ये पहले मेरे ख्याल में इसका जवाब दे दिया जाए तो फिर आप में से आप सवाल का जवाब जैसे मरियम दे ही चुकी हैं कि बेसिकली ऐसा इस वजह से होता है कि कहीं ना कहीं हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। और दूसरा, हम अपने पॉजिटिव्स को डिस्काउंट कर रहे होते हैं, मतलब हम जो लाइफ में अचीव कर चुके होते हैं उसे हम काउंट ही नहीं करते कि वो क्या अचीवमेंट है, उसे अचीवमेंट ही काउंट नहीं करते हैं, और सिर्फ नेगेटिव जो हमने नहीं पाया होता हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। प्लस आपका जब एक्सपेक्टेशन लेवल आपके पोटेंशियल से जो है वो मैच नहीं कर रहा होता, मतलब आपके पोटेंशियल्स कम है और एक्सपेक्टेशन लेवल आपका हाई है, तो वो भी उस मिसमैच की वजह से भी जो है प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। ठीक है, असल में अभी हम जो है ना ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और मजीद सवालात लेंगे। हमारे साथ ही रहे सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज जिस तरह कि आपको मालूम है हमने बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उठाया हुआ है, माशरे में मायूसी क्यों। बहुत सारे एस्पेक्ट सामने आ रहे हैं, एक एक पॉइंट को कवर किया जा रहा है कि जो सवालात भी आ रहे हैं हमारे इस वक्त जो ऑडियंस बैठे हैं उनमें से भी, लेकिन बात सारी ये आती है कि इतने सारे पॉइंट्स, इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद भी अगर इंसान ना समझ पाए तो वो उसमें कहाँ पे कमी रह गई है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान समझना चाहता है, जानना चाहता है, लेकिन वो उस पर अमल नहीं करता, जानने के बाद भी वो फिर से अपनी दुनिया में खो जाता है। एक तो ये बात भी आती है। अब जिस तरह उन्होंने भी सवाल किया था कि एक इंसान जो है वो अपने गोल्स को पूरे भी कर रहा है लेकिन उसको एप्रिसिएशन फिर भी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो मायूस हो जाता है। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे डॉक्टर इमरान ने कहा कि हम डाउनवर्ड कंपैरिजन करें, अपने से नीचे लोगों को देखें, तो कभी कभार ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जैसे लोग ये कहते हैं, फिर क्लाइंट से कहते हैं कि अगर मुझे दांत का दर्द है तो वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा है, मुझे इससे क्या कि कोई कैंसर का पेशेंट है, मुझे तो ये तकलीफ़ याद रहती है, मुझे इस तकलीफ़ का क्या कि किसी को कैंसर है। तो कभी कभार डाउनवर्ड कंपैरिजन बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तब आप अपनी ज़ात से कंपेयर करें। ऐसा नहीं होता कि तब सारी चीज़ें एक जैसी हैं शुरू से। अल्लाह ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी हैं, तो जो अच्छा है उसको एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में कुछ अच्छा भी तो होगा ना। जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम कहते हैं मेरे साथ क्यों, मगर जब अच्छा होता है तब क्यों नहीं कहते कि मेरे साथ क्यों। तो अच्छे को एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक पोटेंशियल्स की बात रही, जब हमने जो अचीव कर लिया है, अटेन कर लिया है, उसको हम एक्नॉलेज करेंगे जब ग्लास को हाफ फुल
एक्सेप्ट कर लेंगे इट इज़ हाफ फुल, तभी हम और उसमें पानी भर सकेंगे। जब हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे और हम समझ रहे कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो डिससेटिस्फेक्शन का एक सेंस परवेजिव हो जाता है, कायम रहता है। मतलब वो अपने रेफरेंस मतलब गलत बता रहे हैं आप। एक दांत के दर्द को कैंसर क्यों दिखाएंगे, राइट? एक दांत के दर्द को तो बताएंगे कि दर्द रहमत है, दर्द इज ब्लेसिंग, पेन इज ब्लेसिंग, पेन इज एन ऑटोमेटिक सिस्टम इन योर बॉडी विच इज गिविंग यू अलार्म, प्लीज पे अटेंशन। आपके दांत में दर्द इसलिए कि आप अटेंशन पे करें। अगर आप अटेंशन पे नहीं करेंगे तो अंडरस्टूडेड रूट कैनाल जाएगी, गम जाएगी, मुंह जाएगा, फिर आपको ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसर बन जाएगा। बजाय इसकी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अभी पता लग गया कि आपके अंदर दांत में दर्द है, अभी इसको टेक केयर कर लेंगे तो दांत जुड़ भी जाएगा, लग भी जाएगा, आपके बाकी दांत भी बच जाएंगे, आपके मसूड़े सही रहेंगे। आज ही से मैं उसको मौत दिखा दूंगा कि यार तुम्हें देखो कैंसर वाले से कंपेयर करो। मैं क्यों कंपेयर उसको जो है वो कराऊं? कंपैरिजन बड़ा जरूरी है कि आप कंपैरिजन किस चीज से कंपेयर करा रहे हैं। जो कंपैरिजन करा रहे हैं नीचे देखना चाहिए, हम उस सोसाइटी अपनी जो सोसाइटी की स्टेटस की बात कर रहे हैं। और ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो दीन कह रहा है। दीन ये कह रहा है कि हमेशा अपने से नीचे देखो ताकि अपने आप को बेहतर समझो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बेसिकली दीन हमें कह रहा है। लेकिन जो आप रेफरेंस कोट कर रही है वो बिल्कुल सही है कि आपकी बात सही है, मगर ये जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं वो ये बात कहते हैं, तो हमें जरूरत है कि उनकी इस कॉन्सेप्ट को रीफ्रेम करें, हम उन्हें ये बताएं कि ये ब्लेसिंग है। असल में जो चीज हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जिस तरह जो चीज इंसान के पास जिस लिहाज से वो उसको हासिल कर रहा है और अपने गोल्स हासिल करने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं है, दैट मीन्स कि वो अपने आप को कमतर समझ रहा है। जो डॉक्टर इमरान आप बात कर रहे हैं, देखिए वी नीड टू रियलाइज दैट जिस माशरे में हम रह रहे हैं वो एक कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है। वी ऑपरेट हियर एज इंडिविजुअल्स बट ऑलवेज हमारी अपनी जो सेल्फ वर्थ है वो दूसरों की स्टेटमेंट्स पे बेस्ड है। जो दूसरा हमारे बारे में कह रहा है, अगर बहू है तो उसको अपनी सास का अप्रूवल चाहिए, अगर बेटा है तो उसे अपनी बॉस का अप्रूवल चाहिए, या अगर कोई बच्चा है तो उसको अपनी टीचर का अप्रूवल चाहिए। सो वी ऑपरेट विद द वैलिडेशन दैट अदर पीपल गिव अस। मतलब दूसरे की तारीफ होगी तो फिर उसकी वैल्यूज जानी जाएगी। वो अब कोई और उसकी तारीफ हाँ, मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, थोड़ा सा गलत डिफाइन कर रही हैं। जो सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ इमेज या सेल्फ एस्टीम होती है, ठीक है, दो कंपोनेंट्स पे बेस्ड होती है। हाउ यू व्यू योर सेल्फ, यानी मैं अपने आप को कैसे देख रही हूँ और लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वैल्यू किस चीज़ को देख रहे हैं। एक व्यू आपका अपने बारे में है और एक वो जो कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा अपने आप को बेहतर एसेस कोई कर ही नहीं सकता। आप सबसे बेहतर जज आप अपने खुद हैं, ठीक है। जो दूसरे कर रहे हैं वो तो आपके कुछ आपके एक लिमिटेड इंटरेक्शन की बेस पे आपको बता रहे हैं कि आप में ये क्वालिटी है या आप में ये है। यानी कि जैसे डॉक्टर इमरान ने कहा कि वो ओपिनियन है, वो आप नहीं है। तो अगर आप उस ओपिनियन को वैल्यू दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप उस ओपिनियन को जो आपकी अपने बारे में आप उसको बिल्कुल डिस्काउंट कर रहे हैं कि आप अच्छी नहीं लग रही हैं, राइट। और आपने कहा कि मुझे तो अप्रूवल चाहिए, इसका ओपिनियन मैटर करता है। एक कह रहा है अल्लाह ताला लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैं बेस्ट क्रिएटर, तुमको बेस्ट मोड में पैदा किया, तुम बेस्ट क्रिएशन हो। आपको किसका अप्रूवल चाहिए? उसका अप्रूवल चाहिए जो ओपिनियन अपना दे रहा है, जो हो सकता है अपना ओपिनियन कल चेंज कर दे। अल्लाह ताला अपना ओपिनियन चेंज नहीं करेगा, वो अपना ओपिनियन डेली चेंज कर सकता है। ये तो शक्ल की बात होगी ना, कभी ऐसा भी तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है। इंसान का जो है, जब जहाँ पर अल्लाह ताला ने इंसान को जो कंट्रीब्यूशन दिया है कि जब वो पढ़ाई कर रहा होता है, जब वो कुछ पढ़ रहा होता है, या वो अपनी कोई इन्वेंशन करता है जो अल्लाह की तरफ से उसे इन्वेंशन की होती है, लेकिन उस पर भी नेगेटिविटी उसको मिल जाए तो वहां पर भी फिर वो जो है मायूस हो जाता है। किसकी खुशनुदी के लिए कर रहा है, किसकी रजा के लिए कर रहा है, किसके अप्रूवल के लिए कर रहा है, किसको खुश करने के लिए कर रहा है। अगर उसको दुनिया से तारीफ चाहिए, उसको दुनिया से पैसा चाहिए, अगर उसको दुनिया के अंदर स्टेटस चाहिए तो फिर डेफिनेटली कहीं मायूसी तो लोग आगे नहीं बढ़ने देते ना। आप देखें ना, किसी भी तरक्की के लिए उसको अपना बेस्ट शो करना पड़ता है, लेकिन जब तक कोई बॉस उसके लिए जो है उसको हामी नहीं भरेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो जितना भी अच्छा हो। कई जगह पे ऐसी चीजें जब हम फोकस अपना चेंज कर देते हैं, इसी सोसाइटी के अंदर जो ठेला लगाते थे उनकी फ्रेंचाइज 50 लाख रुपए की बिरयानी की मिलती है। इसी सोसाइटी के अंदर मैं पाकिस्तान के अंदर लगे, मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, इन्हीं गलियों में घूम रहा हूँ, यहीं पे रह रहा हूँ। हमारे ही आसपास आपको अपने ऐसे अपलिफ्ट लोग मिल जाएंगे कि जिन्होंने अपने अंदर डिफरेंट अप्लाई किया अपने पोटेंशियल को। मैंने सब कुछ अप्लाई कर लिया, इट्स अ वेरी जनरल टर्म। उसने अपने पोटेंशियल को अप्लाई किया, आज वो कुछ और बन चुका है। आज आप उसकी जो प्रोडक्ट्स को किसी और तरीके से जो है वो ले रहे हो, तो वो उसको किसने रोका था? उसको किसने जो है ना वो जाने नहीं दिया। और हमारे अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी। अगर आपको बताया जाता है ना कि आपने क्या गलत किया है तो आपको लगता है आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आपको जो है लेट डाउन किया जा रहा है। आप कभी भी ये नहीं सोचते कि ये आपको बताया जा रहा है कि ये गलत है, आप इसे इम्प्रूव करें, इससे बेहतर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं भी यही ऐड करना चाहती थी कि क्रिटिसिज्म तो अक्सर ब्लेसिंग होता है। अगर मुझे कोई बता रहा है कि तुम्हारा ये रवैया सही नहीं है,
या तुम्हारी ये चीज़ इतनी मुनासिब नहीं है, तो मैं उससे पॉजिटिवली क्यों ना लूँ, मैं वो करेक्ट कर लूँ अपने अंदर, ठीक कर लूँ। आप डॉक्टर इमरान से क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट में अगर कुछ भी हो रहा है, कोई भी आपको अगर नेगेटिविटी मिल रही है, तो आपके लिए वो क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है? यानी आप किसी को खुश करने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे होते। तो जिस तरह से ये है कि हर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सोशल बींग्स हैं, यानी सोशल एनिमल्स हैं, दूसरे लोगों के बगैर हमारा सर्वाइवल मुमकिन ही नहीं। तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है कि दूसरों की राय, दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों के हमारे बारे में व्यू पॉइंट्स हमें मुतासर नहीं करें? मुतासर जो है वो देखिए, ओपिनियन देना उसका राइट है जिसको आप नहीं रोक सकते। किसी शख्स ने गाली दी है, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं था कि आप उसको गाली देने से पहले रोक लेते। उस गाली का असर आप क्या लेते, ये इख्तियार तो आपके पास है। उस गाली के ऊपर आप भड़क जाएं, उस गाली के ऊपर आप लड़ने लग जाएं, उस गाली पर आप उसको थप्पड़ मार दें, ये आपके पास सारा इख्तियार मौजूद है। या आप उनके कहें कि अल्लाह ताला इसको हिदायत दे, ये गुनाह के ऊपर है, मैं तेरे साथ गाली दे के अपने ऊपर कीचड़ नहीं उछलना चाहता, अल्लाह ताला तुझको भी हिदायत दे, मुझको भी हिदायत दे। ये ओपिनियन ऑप्शन तो आपके पास है ना मौजूद। ये तो नहीं कि जो अगर किसी ने गाली दी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जो है ना मुतासर नहीं। ज़िंदगी में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, फ़र्क इससे पड़ता है कि हम क्या समझते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारा दोस्त हमको गाली देता है तो हम हंसते हैं, और दूसरा अगर गाली देता है तो हम उसको लड़ते हैं। इसका मतलब है हम खुद उसको वैल्यूएट करते हैं कि इसका हमें क्या रिस्पॉन्स लेना है। तो जब रिस्पॉन्स आपके पास अपने पास मौजूद है तो फिर आप वही फैसला कीजिए जो आपको अकल सिखाती है, जो आपको दीन सिखाती है, जो आपको फ़ायदा सिखाता है। वरना लड़ते बढ़ते रहेंगे, जाहिल के साथ लड़ पड़ेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? यार दायरे जाहिल ने मुझे मारा तो मैं भी मारूंगा, मर जाइए जहालत की ज़िंदगी के अंदर। अच्छा, अपने टॉपिक पर भी मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है सलाम पाकिस्तान में माशरे में मायूसी क्यों। बहुत सारे एस्पेक्ट सामने आए हैं, हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे साथ जो इस वक्त ऑडियंस मौजूद है उनसे हम बात करें। बिल्कुल पीछे जो है, हाँ जी, आप। नसरीन बानू, इंटर्न PhD इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। जो अभी एक पॉइंट रेज हुआ था उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगी। इसी पे एक्चुअली अभी तक जो डिस्कशन हुई है उसमें ये सामने आ रहा है कि पर्सनल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड रिलीजियस फैक्टर्स सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी मायूसी में। और मेनली जो रोल हमें अब तक नज़र आ रहा है दैट इज़ आवर पर्सनल फैक्टर्स की, जो हम परसीव कैसे कर रहे हैं चीज़ों को, और वही मेन रोल प्ले कर रहा है हमारे रिलीजियस वैल्यूज़ को भी लेते हुए, हमारे इन्वायरमेंटल चीज़ों को लेते हुए भी। और अगर हम पर्सनल फैक्टर्स को या अपनी पर्सनैलिटी फैक्टर्स को इन चीज़ों के साथ एडेप्ट करें, और हम इन जो यूज़ टू की हम बात कर रहे हैं, जो हम बाहर चीज़ों को कर रहे हैं, तो शायद हम इस मायूसी से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, या हम आगे किसी को ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं या सिखा सकते हैं कि एक्चुअली वी आवर सेल्फ कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द होपलेसनेस और होपफुलनेस। तो ये चीज़ मुझे लगती है कि शायद ये चीज़ है कि जो ज़्यादातर हमें सारी पर्सनल फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर्स को जो स्पेशली, लेकिन परसेप्शन जो है वो सेल्फ ही है, चाहे वो आइडेंटिटी का फैक्टर हो, चाहे वो दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो, या जो भी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर जो बात ये करी, इस पर ऐसा महसूस है कि सीखने का अमल जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, या लोग बस टाइम नहीं है, या लोग इधर उधर ज़्यादा ऐसी चीज़ों में ज़्यादा इंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं अपना टाइम गुजारना जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो लोग फ़ायदे और नुकसान को भूल गए या सीखने का अमल को भूल गए। एग्जैक्टली ये भी यहाँ से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि अगर फेलियर्स बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करें। एक्सपीरियंस हमें ये कह रहे हैं हम हासिल को अटेन करने के लिए किया था, उठाया था, वो सही नहीं है, इसके अलावा कुछ ट्राई करें। तो उन फेलियर्स से भी हमें सीखना चाहिए, सीखने का अमल जारी रखना चाहिए। वो फेलियर्स नहीं गिव अप कर देते हैं लोग, जल्दी गिव अप कर देते हैं। लेकिन क्यों गिव अप करते हैं? कोई तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, गिव अप कर देते हैं। लोग जो है वो शॉर्ट टर्म जो है पाथ्स उन्हें ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। गोल्स अचीव करने हैं तो वो आसानी से मिल जाए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। अब अगर किसी गोल को आपने लॉन्ग टर्म वे से जाते हुए अचीव करना है तो वो आप अचीव नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है आप। अगेन यहाँ पे सब्र की बात आ जाती है, फिर बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है आप में। ठीक है। अच्छा, पीछे से आप। माय नेम इज़ साजिदा एंड आई एम MS इंटर्न इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। मैं डॉक्टर इमरान की जो बात हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे हो रही है, राइट। मैं एग्री करती हूँ कि ठीक है हमारा एक रिलीजियस एस्पेक्ट है लाइफ का कि हम लोग बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है, हम उस चीज़ पे एक्सेप्ट करके और अपने आप को कंफर्ट दे सकते हैं। बट बीइंग अ सोशल बीइंग हमारे पास एक नीड फॉर अप्रूवल, नीड फॉर सोशल रिकग्निशन, नीड फॉर सोशल एक्सेप्टेंस, ये भी तो हमारी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। हमारा रिएक्शन क्या है अगर कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है, दैट डिपेंड्स ऑन अस। बट जहाँ पे हमारा नीड आ जाती है कि हमें एक अप्रूवल चाहिए, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए,
चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं मिल रही तो वहाँ पे होपलेसनेस होगी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लाइक वो एक पर्सपेक्टिव भी तो अपनी जगह है ना। अगर हम रिलीजन को मतलब अगर नीड ना हो मिले, नीड फॉर सोशल अप्रूवल इज देयर, ह्यूमन बीइंग के अंदर है नीड फॉर सोशल अप्रूवल, नीड फॉर सोशल एक्सेप्टेंस। अगर वो नीड नहीं फुलफिल हो रही सोसाइटी की तरफ से तो फिर तो होपलेसनेस होगी। अगर हम थोड़ी देर रिलीजियस पर्सपेक्टिव को साइड पे रखें तो इसके लिए क्या हम लोग हल निकाल सकते हैं? देखो नीड की जो आप बात कर रहे हो ना, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। अगर वही नीड आपकी वो आपकी जो है नीड नहीं बन जाती, वो फिर डिमांड बन जाती है। नीड तक तो बात ठीक है कि आपकी नीड है कि आप अप्रूव किया जाए, आपको जो है सोशल अप्रूवल मिले, लेकिन जब वही आप डिमांड करने लगते हैं ना, तब वो आपको होपलेसनेस की तरफ लेके जाता है। नीड्स हमारी कभी भी नहीं लेके जाती। नीड्स हमेशा हमें गोल अटेनमेंट में हेल्प करती हैं। जो भी गोल्स हमने सेट किए होते हैं उन्हें अचीव करने में हेल्प करती है। तो डिमांड नहीं बनाई चीज़ों को। एग्जैक्टली, सोशल पर्सपेक्टिव भी यही कहता है कि नीड फॉर अप्रूवल हेल्दी नहीं है। अगर मुझे मेरी सेल्फ वर्थ को वैलिडेट करने के लिए दूसरों की राय चाहिए तो ये हेल्दी थॉट नहीं है। इसको रिप्लेस होना चाहिए, रिफ्रेम होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनीला रमज़ान, आई एम एन एमएस इंटर्न हियर। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग अब इतनी देर से जितनी बातें कर रहे हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब बातें वो हैं जो सबको पता है। मतलब खुदकुशी हराम है, ये सबको पता है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम एज अ साइकोलॉजिस्ट या फिर वो नॉलेज इम्पार्ट करते हैं लोगों को कि होपलेसनेस क्यों बिल्डअप होती है, नेगेटिव थॉट्स एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें पता है। इसके बाद भी जो नाउमीदी वाला फैक्टर है वो आ जाता है। मतलब जब आप मायूसी की तरफ जाते हो तो फिर आप एक विशियस साइकिल में चले जाते हो जिसमें से आप उससे निकल नहीं पाते हो। मतलब साइकियाट्रिस्ट को इन सब की पूरी बैकग्राउंड नॉलेज है, उनका हाईएस्ट सुसाइड रेट है इन हेल्पिंग प्रोफेशनल्स। व्हाई इज़ दैट? उनको रिलीजियस नॉलेज बीइंग मुस्लिम्स तो हैं, उसके साथ साथ उनको अपनी प्रोफेशनल नॉलेज भी है, लेकिन तो जब सब कुछ पता होते हुए भी वो लोग नहीं कोप अप कर पाते, सुसाइड कर लेते हैं, तो फिर नॉर्मल जो पॉपुलेशन है जिनको इतनी नॉलेज भी नहीं है और या फिर जिनको भी अवेयरनेस मिल रही है, वो कैसे अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को इतना बिल्डअप करें कि वो उस डिसअपॉइंटमेंट के साइकिल में ना फंस जाएं? एक बात तो मैं कॉन्स्टेंटली एक जो मैसेज आ रहा है कि जो आप रिलीजियस की जो है वो बात कर रहे हैं, आप रिलीजन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। रिलीजन भी तो डिफाइन करना है। आप जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं आप इसको साइकोलॉजी समझते हैं, मैं इसको रिलीजन समझता हूँ। आपकी साइकोलॉजी की किताब मेरे लिए रिलीजन की किताब है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला पहले मेरी दुनिया को बेहतर कर दे, फिर मेरी आखिरत को बेहतर कर दे। मुझे इस दुनिया को बेहतर करने के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है। आपकी साइकोलॉजी की किताब जो आप पढ़ रहे हो वो बुक समझ के पढ़ रहे हो। मेरी साइकोलॉजी की किताब जो थी वो मैंने रिलीजन समझ के किया है, क्योंकि ये मेरा रिलीजियस राइट है। हर चीज़ जो आप एक फ्रेम कर रहे हो, मैं उस फ्रेम से बेसिकली डिसएग्री कर रहा हूँ कि जी ये रिलीजियस की जो है आप जो है वो बात कह रहे हो या रिलीजन की जो आप बात कह रहे हो, एक है हक का जानना और एक है हक का इनकार करना। बेशत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ चंद लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे, और वो पढ़े लिखे लोग में से एक शख्स वो था जिसको अबुल हकम का खिताब दिया जाता था, हिकमत वाला बाप, यानी सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वालिफाइड स्कॉलर। तारीख उसको अबू जहल के नाम से याद रखती है, उसको जाहिलों का बाप कहा जाता है आज। हक का जानना और हक का इनकार करना दो अलग बातें हैं। मैं अगर पढ़ रहा हूँ लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर पढ़ रहा हूँ उस पर बिलीव नहीं कर रहा हूँ, और सिर्फ ये इनफ काफ़ी मेरे लिए कि ये बस मुझे मालूम है, लेकिन अगर मैं अमल ही नहीं कर रहा हूँ तो मुझे क्या खाक मालूम है। अगर हम शऊर की बात कर रहे हैं कि किताब पढ़ने से या किताब रखने से सबसे ज्यादा कोई आलिम बनता है तो लाइब्रेरियन सबसे टॉप के ऊपर होता है, सबसे ज्यादा किताबों के बीच में बैठा होता है वो। लेकिन किताब रखने से या सिर्फ किताब पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक उस किताब के ऊपर अमल नहीं करेंगे। और अमल कब करेंगे? जब उसके ऊपर बिलीव करेंगे। अगर मेरा बिलीव होगा इस बात के ऊपर कि ये बात जो लिखी हुई ये सही है, मैं पहले मुसलमान हूँ, पहले मैं इंसान हूँ, फिर मैं मुसलमान या क्रिश्चियन हूँ, उसके बाद मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, फिर मेरी चीज़ें जो है वो शुरू होंगी। अगर मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट शुरू करूंगा फिर मैं बाद में अपने आप को मुसलमान समझूंगा तो कॉन्ट्रडिक्शंस डेफिनेटली जो है वो। अच्छा, यहाँ पे ये भी आता है कि जो भी चीज़ें साइकोलॉजी की भी किताब में लिखी हुई है, जो कहते हैं ना कि अच्छी बात है, वो हर अच्छी बात जो है वो कुरान में तो लिखी ही हुई है। मतलब हर अच्छी बात कुरान में है ही है। तो हम जब ये बात कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल दुनिया में आके वही वाली बात, जो फिर मैं सवाल मेरा अगेन वही वाला दोबारा से आया कि जहाँ पर रिलीजन की बात आती, यहाँ पर भी वही सवाल उठा है कि ये तो आप रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से वो है ही नहीं। मतलब लोगों का सवाल ये आता है ना जहन में। मैं आपको कुरान एज अ साइकोलॉजी के ऊपर 2 दिन बात कर सकता हूँ और फिर मैं आपको रेफरेंस निकाल के जो है देना शुरू कर दूँ। आप सिगमंड फ्रॉइड को फखर से पेश कर रहे हैं, कुरान की आयत को क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? भाई अगर एक आदमी जो है जिसने 4 बातें अच्छी कही हैं, 16 बातें गलत कही हैं, 16 को गलत भी कह रहे हैं, 4 बातों पे स्टिक हुए हैं, यहाँ पे 16 बातें की 16 बातें सही लिखी हुई है, क्या इसको रेफरेंस यूज नहीं करना चाहिए?
सर आपकी बात से मैं एग्री कर रही हूँ। मैंने मतलब आपको कोट इस वजह से किया कि आई वाज सेइंग कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्योंकि हमें जब लोगों को कन्विंस करना होता है वी नीड टू प्रेजेंट देम एविडेंसेस बेस्ड ऑन व्हाट दे बिलीव ऑन। कुछ लोग हैं जो कि रिलीजन को नहीं मानेंगे, दे वांट लॉजिकल साइंटिफिक आंसर्स, हालांकि रिलीजन इज साइंटिफिक एज वेल, लेकिन दे वांट मोर साइंटिफिक आंसर्स। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें हमें एज ए ले पर्सन भी पता है, मतलब खुदकुशी अगर हराम है तो ये हमें मालूम है, ऐसा नहीं कि वी डोंट नो अबाउट इट। तो डिस्पाइट यही बात तो मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर ये जो मेरा भी सवाल जो उठा वो यही उठा कि किसी को प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाए तो वो समझ जाता है बात को, लेकिन किसी को जो अल्लाह ने किताब भेजी है उसके जरिए बताया जाए। हालांकि हमने सीखा, जो इंसान ने, नॉट अगेन मुसलमान, जो इंसान ने सीखा वो कुरान के जरिए ही सीखा। अच्छा और बुरा वरना कहाँ से आया, हमें तो नहीं मालूम था ना। और फिर साइकोलॉजी में भी, साइकोलॉजी में भी रिलीजियस कोपिंग बेस्ट कोपिंग समझी जाती है। मगर जो आपका क्वेश्चन था, नीला का जो क्वेश्चन था वो ये था कि साइकियाट्रिस्ट में सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा है, उनको सारी मालूमात है मगर ऐसा क्यों है, भी क्यों इस तरह का है कि आप नहीं निकल पा रहे हो उस डिसअपॉइंटमेंट की या डिप्रेशन की कैफियत से। तो उसका रीज़न ये है कि आप अमल नहीं है। जो डॉक्टर इमरान ने भी कहा कि नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, नॉलेज पर अमल होना, इंटेलेक्चुअल इंसाइट काफ़ी नहीं है, इमोशनल इंसाइट की भी ज़रूरत है। आप जहन से तो उस पर अमल कर रहे हैं मगर दिल से नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, उसको अप्लाई नहीं कर रहे लाइफ में, तो नॉलेज काफ़ी नहीं। डॉक्टर सोबिया से स्पेसिफिकली मेरा क्वेश्चन है ट्रीटमेंट के हवाले से कि जब भी क्लाइंट्स आते हैं यहाँ पे डिप्रेशन के साथ, उनके साथ एक तो नेगेटिव थॉट्स उनके साथ डिफरेंट लाइफ की सर्कमस्टेंसेस के हवाले से होती हैं, लेकिन रिलीजन से लेके भी हो जाता है, अल्लाह की ज़ात से नाउमीद हो जाते हैं कि अल्लाह मेरी दुआ नहीं पूरी करता, मेरे साथ तो कब से ऐसा चलता आ रहा है, अल्लाह मेरे हालात बेहतर नहीं कर रहा। तो ऐसी कंडीशन में जो इंसान अल्लाह से मायूस हो जाए उसके साथ आप क्या ट्रीटमेंट अप्रोच करें? देखो इसमें कॉमन जो है, हम इसके ऊपर भी हम एविडेंसेस से ही उन्हें काउंटर करते हैं कि आप उन्हीं की लाइफ उठा लीजिए और उसमें आप देखें कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे कि जहां उनकी लाइफ ब्लेसिंग्स से भरी होगी, लेकिन वो उसे काउंट नहीं करते हैं। तो वो ब्लेसिंग्स जो कि अल्लाह ने उनको अता की हैं और जिनको वो काउंट नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें वो बताइए कि जो उनकी लाइफ में है और जो करंट सिचुएशन है, जिस तरह से पास्ट से वो निकल के प्रेजेंट में आ गए, इस प्रेजेंट सिचुएशन से भी निकल के वो आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ बजाय सरेंडर करने के उसको एक्सेप्ट करें और उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। तो वो ब्लेसिंग्स जिससे डिस्काउंट कर रहे हैं वो बताइए कि क्या है उनकी लाइफ में। और फिर जैसे पेशेंट्स आपको ये कहते हैं कि अल्लाह मेरी दुआएं पूरी नहीं कर रहा, और अगर पेशेंट्स में ये पोटेंशियल है, दीनदार है पेशेंट, तो आप उसको ये भी समझा सकते हैं कि दुआएं कबूल नहीं करना कभी कभार हमारी ब्लेसिंग होती है। आप उसको ये समझा सकते हैं कि ये आयत भी है कि आपको जो अच्छा लगता है ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा हो आपके लिए, और जो आपको अच्छा नहीं लगता वो अक्सर अल्लाह की नज़र में आपके लिए बेहतर होता है। बिल्कुल। और जो हमारी परेशानियां होती हैं वो कभी कभार मसलहत की वजह से होती है, हमें किसी बड़ी परेशानी से बचाने के लिए होती है या हमारे रैंक्स बढ़ाने के लिए होती है। अल्लाह ताला की नज़र में रिलीजन एस्पेक्ट को अपने से दूर नहीं रख सकते हैं। हम मुसलमान कंट्री में रहते हैं, हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हम रिलीजन को क्यों ये कहें कि हम जी प्रैक्टिकल चीज़ में लेकर आए, रिलीजन को साथ रखना ज़रूरी है। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पर दोबारा मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और हम आज बात कर रहे हैं माशरे में मायूसी की, और हमारे साथ इस वक्त ऑडियंस है। आप जी सवाल कीजिएगा। ओके, मेरा क्वेश्चन जो है वो ब्रेन ड्रेन के हवाले से। ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है वो भी मायूसी की वजह से हो रहा है ना। यहाँ पे जाते हैं क्वालिफाइड पीपल जो है वो ऑफिस में जाते हैं या कहीं पे भी, आप कहीं पे भी देखिए। अभी मैं आ रही थी सुबह तो मैंने एक हॉस्पिटल देखा है, एंड आई वेंट देयर टू अप्लाई, लेकिन सबसे पहले वो आपसे इन्फ्लुएंस मांगते। तो ये चीज़ जो ब्रेन ड्रेन यहाँ पे हो रहा है मायूसी की वजह से हो रहा है, तो इसको आप किस तरह काउंटर करेंगे कि हम क्या इसका जवाब दे सकते हैं? देखिए सोशल इनइक्वालिटीज़ जो है वन ऑफ द फैक्टर है जो होपलेसनेस को लीड करता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये हर कंट्री के अंदर मौजूद है, थ्रू आउट द वर्ल्ड है। और अनफॉर्चुनेटली हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जब तक कि गवर्नमेंट लेवल पे चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हम अपने आप को इतना ही करेक्ट कर सकते हैं कि हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करें, किसी के साथ नहीं करें। और हर एक इंडिविजुअल जब अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेगा तो सोसाइटल लेवल पे चेंज आएगी। कुछ चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे होनी है, वो हम नहीं ला सकते। तो ये इनइक्वालिटीज़, ये सोर्स जो आपकी सिफारिश के थ्रू ही नौकरी होनी है, ये सब ये चीज़। अच्छा, इसमें एक वो एग्जांपल ज़रूर लेकर आऊँगी। एक शो मैंने किया था जिसमें 2 स्टूडेंट्स को बुलाया था जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। उस पर जो फैक्टर्स निकाले थे, उस पर निकाले थे कि जो एक लड़की थी उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने 50 जगहों पे अप्लाई किया, उसको एक जगह पे जॉब मिल गई। और दूसरे जब लड़के से ये पूछा कि आप कहते तो मुझे तो जॉब मिली, सिफारिश नहीं है मेरे पास, बहुत मायूस था।
लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैं 1-2 लोगों पे गया और मैंने अपने आंटी या अंकल को कह दिया था, तो वहां से नहीं हो सका। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो बात कहेंगे कि आगे बढ़ने की जो लगन है वो खुद वहां पर भी मेहनत है जो है वो शेक हो रहा है। मेरे जो सवालात इंसान को अपने से मजीद पूछने, उसमें एक चीज़ भी है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं कर कैसे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अबाउट माई कॉम्पिटेंस, क्या मैं कॉम्पिटेंट इनफ हूँ? मुझे टीचर हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, क्या मैं कॉम्पिटेंट टीचर हूँ? क्या मैं बेस्ट टीचर हूँ? इसी सोसाइटी के अंदर एक डॉक्टर बार के अंदर एड लगाता है मरीजों के लिए, एक के बाद 6 महीने का टाइम नहीं है। उस दोनों में क्या फ़र्क है? इसी सोसाइटी में बैठे ना, उसके बाद तो 6 महीने का टाइम नहीं है, उसको तो इन्फ्लुएंस कराना पड़ता है कि सिर्फ टाइम दे दो हमें, वो भी तो इसी डॉक्टर के अंदर बैठा। क्या फ़र्क है दोनों डॉक्टर के अंदर? कॉम्पिटेंस का फ़र्क है। जब आपकी सलाहियतें कॉम्पिटेंस की लेवल के ऊपर आती हैं तो फिर आपके पीछे भी इसी तरह जो है ना वो भागते हैं। इसी सोसाइटी के अंदर एक इंजीनियर बन के निकला, एनईडी के अंदर टॉप मोस्ट स्टूडेंट था, 90% फलाना ढिमाका, अब जॉब ढूंढ रहा है। और सदर के अंदर एक यूपीएस वाला बैठा है, 2 लाख रुपए कमाता है, 2 महीने तक आपके पास टाइम नहीं है यूपीएस बनाने का। उसकी एंटरप्रेन्योर स्किल्स कहाँ चली गई? हम सब एंटरप्रेन्योर थे, हमारे अंदर हमेशा एक एंटरप्रेन्योर मौजूद है। व्हाट एल्स कैन आई डू? अगर मुझे ये जॉब नहीं मिल रही है देन व्हाट एल्स कैन आई डू? और वो कौन से लोग हैं जिनके पास लोग लाइन लगा के बैठे हैं और नहीं जा रहे? क्या फ़र्क है मेरे और उनकी कॉम्पिटेंस के अंदर, मेरी सलाहियतों के अंदर? कहना बहुत आसान है कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रही। किसने डिटरमिन किया कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं? आपके अंदर क्या कॉम्पिटेंस है? क्या आपने अपनी कॉम्पिटेंस पे काम कर लिया? क्या आपने अपनी सलाहियतों के ऊपर काम कर लिया? जस्ट बाय गेटिंग एन एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी, जस्ट बाय स्टडीइंग एंड जस्ट बाय पासिंग यू आर कॉम्पिटेंट इनफ? नो, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। सोसाइटी उसी को एक्सेप्ट करती है जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और हर माशरे के अंदर हम अपना माशरा लोग जो खुद बनाते हैं। मैं इसी लोड शेडिंग के अंदर बता रहा हूँ, जो लोग करोड़पति हो रहे हैं रोज के रोज बैठे हुए, और कुछ लोग हैं जो बैठे रो रहे हैं आएगी तो लाइट आएगी तो मशीन चलेगी, और कुछ वो लोग हैं जो करोड़पति जो है बन रहे हैं इसी सोसाइटी के अंदर। व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा जो होती हैं, जिस हम फैमिली की अगर बात करें और डोमेस्टिक फैमिलीज होती हैं उनमें अगर हम बात करें तो वहाँ पर यही आता है कि जिस तरह एक्सपेक्टेशंस आ गई अपने माँ बाप से, सास ससुर से, हस्बैंड से, बच्चों से, तो यहाँ पर स्पेशली जो औरत है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार या मायूसी का शिकार, या वो आगे बढ़ ही नहीं पाती है अपने किसी भी, कोई भी इसके अंदर टैलेंट हो वो आगे नहीं बढ़ पाती है, सिर्फ क्योंकि वो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आई है। ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, तो पहले हमने जो एक्सपेक्टेशंस बात की वो हायर लेवल पर, यहाँ पर थोड़े से उस तबके पर आएंगे जहाँ पर उसको कोई समझाने वाला नहीं है कि वो क्या करे आगे, वो मायूस ना हो। बड़ी बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त देख रही होंगी और उनके जहन पे यही सवाल आ रहा होगा कि मतलब वो किस तरह से इस चीज़ से ओवरकम हो, वो किस तरह से फाइट करें। देखिए, ये अगेन यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड्स क्या बनाए अपने लिए कि आप अगर कॉम्पिटेंट हैं या अगर आपको ये होता है कि आप अचीवर हैं, तो वो आपने स्टैंडर्ड क्या बनाया। अगर एक हाउस वाइफ अपने आप को एक वर्किंग वुमेन से कंपेयर करेगी तो हमेशा तकलीफ में रहेगी। ठीक है, मतलब वो क्राइटेरिया बिल्कुल अलग-अलग। एक हाउस वाइफ को ये देखने की जरूरत है कि एक उसका जो रोल है एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर, ठीक है, एज अ वाइफ, वो उसको कितना फुलफिल कर रही है, ठीक है, वो उसमें कितना जो है कामयाब है, उसकी अचीवमेंट ये है। एक वर्किंग वुमेन है, उसके लिए डिफरेंट है कि वो अपनी वर्क प्लेस पे वो उसको वहाँ कितना रोल प्ले कर रही है या वहाँ उसकी क्या कॉम्पिटेंसी किस तरह से जो है वो यूटिलाइज हो रही है, वो उसकी अचीवमेंट वहाँ पे होगी। तो ये जो कंपैरिजन के स्टैंडर्ड्स बनाए ना, तो वो जो तो मैंने कुछ देर पहले भी कहा था कि कंपैरिजन अपने जैसे लोगों से करें, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर, यानी जो आप ही के उस ग्रुप में आते हैं या उस पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, अगर उनसे बाहर निकल के करेंगे तो तकलीफ में रहेंगे। इसमें प्रॉब्लम जो आ जाती है वो आगे बच्चों में आती है, क्योंकि जो बच्चे स्पेशली लड़कियां जो अपनी माँ के साथ सलूक देख रही होती हैं, उसके बाद उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि कभी वो जो है शादी से भाग रही होती हैं, कभी वो ये है कि वो एजुकेशन से भाग रही होती हैं, वो चाहती हैं शादी हो जाए ताकि उस माहौल से चली जाए। तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस उनके बच्चों तक पहुँचती है, इवन लड़कों तक में आ जाती है कि लड़के जो है फिर वो सलूक नहीं कर पाते जो वो ये बिलीफ है ना, ये बिलीफ है कि जो मेरी माँ के साथ है वो मेरे साथ होगा। ये तो बिलीफ आपने एस्टेब्लिश किया है ना। तो अगर आप बिलीफ अपना चेंज नहीं करोगे तो आप भी कभी चेंज नहीं होगे। अगर जैसा सबके साथ होता था तो ऐसा तो नहीं हुआ। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ ना कि प्राउडली प्रेजेंट कर रहा हूँ दीन को उसके ऊपर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने तो खुद उनको आग में डाला था, उन्होंने क्या रिटेलिएट नहीं किया, उनके बाप ने उनको खुद आग में डाला था। फिर उसके बाद फिर भी देखे रिलीजन हमें क्या सिखा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ रिलीजन क्यों अच्छा है। इसके बाद भी अल्लाह ने अपने बाप के लिए दुआ की अल्लाह ताला से, अल्लाह ने रद्द कर दी। आप कह रहे हैं दुआएं कबूल नहीं होती, दुआएं तो अंबिया की रद्द भी हो जाती हैं। सिर्फ इंटेंशन से क्या सारा काम होता है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फयकून। उस कुन फयकून खालिक की ज़ात है कि जब वो कोई चीज़ का इरादा फरमाता है तो फरमा देता है तो हो जा और फिर हो जाती है। इंटेंशन ऑलवेज फॉलोड बाय एक्शन।
अगर मैं सिर्फ दुआ कर रहा हूँ और मेरा एक्शन ही नहीं है रेलिवेंट, तो मेरी दुआ क्यों कबूल अच्छा, होगी? एक और चीज़ जो मैं ज़रूर सवाल करूंगी कि जब इंसान मायूस हो जाता है, अब उसके दिमाग में आ रहा होता है, वो अपने आप को बुरा भला भी कहने लग जाता है, वो अपने आप को कहता है कि मैं मर भी जाऊं, मैं ख़त्म हो जाऊं, मेरा दुनिया में कोई काम नहीं है, फिर या फिर वो दूसरे को बुरा भला कहने लग जाता है। ये मतलब रिएक्शन में बता रही, जो उनके रिएक्शन हो रहे होते हैं, और जहाँ पर वो बिल्कुल अपने हाथ पाँव बिल्कुल छोड़ देता है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो नेगेटिविटी अपनी फैमिली वालों के साथ लेकर आता है, अपने आप के साथ भी लेकर आता है। इस पर कुछ करें कि क्या ये किस तरह से इसको दूर करें, किस तरह से बेहतर करें? हक का रास्ता, जब मुझे कोई सवाल नहीं मिलेगा, हक के रास्ते के बावजूद भी वो नमाज भी पढ़ रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है, तो मैं किसी एक अथॉरिटी के पास तो जरूर जाऊंगा जिसको मेरा ये बिलीव हो गया, यहाँ जो बात लिखी है ये सही डायरेक्शन लिखा हुआ है, राइट? आदम ने गलती की, अल्लाह ने इंसान को कहा, आदम को कहा ये मत करना, आदम ने गलती की, आदम ने अल्लाह ताला के पास वापस गया, अल्लाह ताला को ने आदम को क्या सिखाया? रब्बना ज़लमना अनफुसना, किसने जुल्म किया? मैंने अपनी जात के ऊपर जुल्म किया। हज़रत यूनुस अलैहि सलाम को क्या सिखाया? ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऑलवेज ब्लेम योरसेल्फ, ताकि आप चेंज ला सको, ताकि पोटेंशियल ला सको। उसके मुकाबले में शैतान ने क्या कहा? फबिमा अग़वैतनी, अल्लाह ताला तूने मुझको बहकाया। उसने, हालांकि शैतान ने खुद कहा कि मैं इसको नहीं मानूंगा क्योंकि मैं आग से पैदा हूं, मैं ईगोइस्टिक हूं, फिर भी वो क्या कहता है? अल्लाह ताला तूने मुझको बहकाया, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। वो ब्लेम किसको कर रहा है? अल्लाह ताला के ऊपर। आदम को अल्लाह ताला क्या सिखा रहा है? ब्लेम किसको कर रहा है? खुद को। तो जब आप खुद को ब्लेम करेंगे देन यू विल बेसिकली एक्सरसाइज ऑल ऑफ योर ऑप्शंस, क्योंकि बात मालूम है अल्लाह ताला कह रहा है कि इंसान को हलाकत में नहीं डालता, इंसान खुद अपने आप को हलाकत में डालता है। तो ये मेरे बिलीफ, मेरे एक्शंस हैं जो मुझे यहाँ पे लेके आ रहे हैं। नाज़िया, आप एक्सपेक्टेशंस की बात कर रही थी, तो जैसे डॉक्टर सोबिया ने भी पहले कहा था कि एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, कि वो शुड जब मस्ट ना बन जाए। लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव करें, ये मेरी प्रेफरेंस है। जब मैं इसको ये बना लूँ कि मुझे खुशी ही तब मिलेगी जब मेरी सास मेरे साथ अच्छा सलूक करेगी, मेरी बेटी मेरे साथ अच्छा सलूक करेगी, तो मुझे डिससेटिस्फैक्शन होगी। लोग नहीं भी अच्छा सलूक करते तो मैं अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों को क्यों दूँ? मतलब मैं सारी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में सेल्फ सफिशिएंट रहूँ। हाँ जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन डॉक्टर इमरान से है। आपने बात की कॉम्पिटेंसी की, कि इफ़ अ पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट इनफ कि उसने अपनी यूटिलाइज़ की सारे पोटेंशियल्स को, सारे अपने एक्शन में वो लेके आ रहा है, अपने जो भी वर्क हार्ड वो कर रहा है, फिर उसको अचीव करेगा, सक्सेस उसे मिलेगी। मैं ऐसे बहुत से यहाँ लोगों को जानती हूँ, हम अपने नॉर्मल न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स हैं जनरल हमारी सोसाइटी की, कि मास्टर्स किया हुआ है वो पर्सन, और यहाँ तक कि उसने उस पर स्पेशलाइजेशन भी की हुई है, तब भी उसको इतना ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले। यूटिलाइज़ किया उसने पोटेंशियल्स को, वो रिक्शा चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है वो, तो फिर उसके हवाले से क्या कहेंगे? उस वक्त मायूसी नहीं होगी उसे, या उस वक्त वो यानी एक एंजाइटी की फीलिंग में नहीं आएगा उसको? एक शख्स ने मास्टर्स लेवल पे आके अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने का दूसरा ऑप्शन सोचा, लेकिन चॉइस क्या की? रक्षा। क्या मास्टर्स और रक्षा के बीच में और कुछ नहीं था? क्या मास्टर्स और रक्षा के बीच में और कुछ नहीं था? एक इंसान चेंज के लिए तो तैयार हुआ। मैंने कहा ना, चेंज इज नॉट इनफ, इट हैज़ टू बी अ डायरेक्शन, इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। क्या और वो चीज़ें थी जो कि एक मास्टर्स कर सकता था उसके अलावा? इसी जगह के ऊपर सिर्फ ट्यूशन्स की बात बता रहा हूँ। जिस कल्चर में हम रहते हैं, यहाँ तालीम में इतनी बरकत है कि आपका जो मास्टर्स है हो सकता है 25,000 रुपये की नौकरी करता है, एक ट्यूटर 80,000 रुपये महीना कमाता है, मास्टर्स भी नहीं है वो। क्या उसने और कोई ऐसा ऑप्शन इस्तेमाल किया कि इसमें रहते हुए? रक्षा चलाने में कोई बुराई नहीं है, हर काम अपने हाथ से करने में कोई बुराई नहीं है। पॉइंट सिर्फ ये है कि वो क्या और ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि ये लास्ट पोटेंशियल था, ये तारीख ने हमेशा गलत साबित कर दिया कि आखिर नहीं था, ये बेस्ट है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। तारीख ने उसको हमेशा कह दिया। रिकॉर्ड टूट गया 5 मिनट्स के अंदर, 1 माइल का रिकॉर्ड। उन्होंने कहा इससे ज्यादा तेज इंसान दौड़ेगा तो मसल्स फट जाएंगे। अगली दफा 4 मिनट में आ गया, फिर 3 मिनट के अंदर भी आ गया। एक रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर एक बच्चे ने पैदा किया, उसने जो है ना वो 11-12 के अंदर सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो ले लिया, दुनिया के अंदर उसका रिकॉर्ड कायम हो गया। उसी साल दूसरी बच्ची ने 13, उसी साल दूसरे बच्चे ने 14, अब लास्ट पे आगे 24 एज इन 11। आप अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ते हैं। इंसान ने एक बिलीफ बनाया, आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज मूव करोगे तो फट जाओगे। एक आदमी ने हिम्मत की, उसने कहा कि ज्यादा ज्यादा फट जाऊंगा, वो आवाज के रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ चला गया। आज आप आवाज की स्पीड से ज्यादा तेज जो है वो चला रहे हैं। हम अपने पोटेंशियल को कभी पहचाने ही नहीं है, हम अपने आप की लिमिटेशंस को खुद लगाते हैं। हमारा पोटेंशियल बेसिकली अनलिमिटेड। बेसिकली ओवरऑल ये कि अपने माइंड को इंसान जितना खोल के रखे और अपने आप से, अपनी स्ट्रेंथ से
जितना कुछ कर सकता है वो करे, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानने की भी कोशिश करे, तो शायद यहाँ से मायूसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने प्रोग्राम देखा भी, और साथ साथ ये कि आप लोग के जो इनपुट्स होते हैं, आप लोग के जो फीडबैक मिलते हैं हमें ईमेल्स के ज़रिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कल फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।